हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर विल आईएएस प्लेटफॉर्म पे। मैं राजन मिश्रा, इकोनॉमिक्स फैकल्टी। आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पूरी जर्नी क्रिप्टो करेंसी की आज डिस्कस की जाएगी। कैसे कैसे क्रिप्टो करेंसी बना, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे हमारे बीच आया और कैसे आज इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आपका इस्तेमाल हो रहा है। और अभी आपने देखा कि लगभग हर दूसरे से तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आपका आ रहा है ये कि गवर्नमेंट रेगुलेट करने जा रही है क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन से रिलेटेड एंड जो डिजिटल करेंसी है भारत में आने वाली है, डिजिटल करेंसी आपकी आरबीआई लॉन्च करेगी, जिसका एक आपने मतलब डेमो देख लिया है ई रूपी के रूप में। ई रूपी जो है वो एक तरह से डिजिटल करेंसी तो वो है नहीं, बट उसी का एक शुरुआत है वो, जो ग्लिम्स आपको वहां पे दिखता है ई रूपी में। तो जो आजकल न्यूज में आ रहा है, गवर्नमेंट क्यों बिल ला रही है? गवर्नमेंट इससे पहले बोली थी कि हम इसे बैन करेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी चल रही है इनको गवर्नमेंट बैन करेगी, ऐसा 2019 में बिल लेके आई। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट अभी रेगुलेशन की तरफ आ गई है कि हम क्यों इसको मतलब कि बैन करें, हम इसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो गवर्नमेंट की जो सुई है वो घूमते घूमते बैन से कहां पे आ गई, रेगुलेशन पे आ गई। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ये बिल आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस हम लोग यहाँ पे आज करेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की पूरी आपकी जर्नी क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, न्यूज़पेपर में हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। यूपीएससी इस पे 2020 से ही 2020 के प्रीलिम से ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। अब क्योंकि इस पे रेगुलेशन की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इन फ्यूचर भी इस पे क्वेश्चन बनने हैं और आने वाले समय का ये हाईलाइटेड टॉपिक आगे आने वाले 2-3 सालों तक ये रहेगा, क्योंकि इस पे चर्चा होती रहेगी। अभी ये एक्सप्लोर कर रहा है खुद को, ये टॉपिक, ये जो क्रिप्टो करेंसी है खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो चर्चा तो ये हमेशा होता ही रहेगा। तो सारी कहानी आज हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो आगे बढ़ते हम लोग कि क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इसकी इकोनॉमी है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा जो डिस्कशन होगा वो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का जो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी का जो डिस्कशन होगा वो 2 भागों में तोड़ के हम लोग करेंगे। एक इसका जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, मतलब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होगी इसकी, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पूरी इसके पीछे की टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो पूरा हम लोग देखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। मैं तो यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा उसके पीछे जो हमारा डिस्कशन का मोटिव होगा कि हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो और टॉपिक हमारा अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी राम कहानी तो बहुत है कहने को और सुनने को आपका, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा, दूसरा व्यू जो होगा क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज करने का, इसके विश्लेषण का, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे एंड साथ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनालिसिस करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस होगी। तो पहला जो पार्ट होगा आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पार्ट जो डिस्कस होगा आपका इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक पार्ट को उठाते हैं और हम देखते हैं कि सरकार किस तरह से क्रिप्टो करेंसी की जर्नी आपकी आगे बढ़ती है और किस तरीके से सरकार इसको जो बैन के मूड में थी वो सीधे रेगुलेशन के मूड में आई, बोली कि हम इसको पूरा बैन नहीं करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और जैसा कि मेरा जो अभी आपकी यूट्यूब पे लेक्चर है, ठीक है, रिलेटेड टू द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप वहां से भी इसको अलाइन कर सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है, हमारी क्या इकोनॉमी मिक्स्ड है, हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को लेके चलते हैं। हमारे वहां गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमें दोनों को मिला के चलना है, हमें किसी चीज को पूरी तरह से रोकना नहीं है, हमें एक बीच का रास्ता क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बैन करने जा रही थी, जो एक सोशलिस्ट अप्रोच लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ रही थी, उससे पीछे हटी और जैसे यूएस में इसको बतौर एसेट यूएस की गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, यूएस की गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, बतौर करेंसी उन्होंने बैन किया इसको, लेकिन बतौर एसेट
यूएस की गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। तो उसी तरीके से हम भी उसी रास्ते पे, भाई हमारी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चलते हैं, तो हम बैन नहीं करेंगे, हम इसको चलाएंगे बट किसी और फॉर्म में चलाएंगे, कुछ रेगुलेशन के साथ, कुछ नियम के साथ इसको हम चलाएंगे। तो हमारा मोटिव हमारी इकोनॉमी के नेचर से ही निकल के आता है। ये रेगुलेशन क्यों हो रहा है, वहीं से पहला पॉइंट क्या होता है आपका, क्रैक हो जाता है। देखो कोई भी टॉपिक है ना, वो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट से आपका रिलेटेड होता है, और जब आप उससे जोड़ के देखते हो तो आपका आंसर आसानी से निकल के आता है, और आंसर आपका इफेक्टिव होता है, प्रभावी आंसर आपको मिलता है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम दोनों व्यू से एनालिसिस करेंगे। तो इस रेफरेंस में हम जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, इसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है वो देखा जाए कि कहां से क्रिप्टो करेंसी आपकी आती है और कैसे कैसे आपके बीच में ये धीरे धीरे जगह बनाती है। और इधर 2020 के बाद, मार्च 2020 के बाद ये किस तरीके से आपके बीच हाईलाइट होती है। और इस समय दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा आपके लोग हैं जो करेंसी को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल अगर जो देखोगे तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है जो करेंसी को होल्ड कर रखे हैं, बिटकॉइन को। ये सारी घटना जिसमें से ये जो आपका है नंबर ऑफ पीपल जो बढ़े हैं, ये पिछले 1 साल में ही क्या हुए हैं, आपके ज्यादा बढ़े हैं। 1 से 1.5 साल में ये संख्या आपकी ज्यादा बढ़ी है। तो कैसे ये घटना घटी, क्या इसके पीछे कहानी है। तो पहले मैं क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले क्रिप्टो करेंसी का इतिहास देखेंगे, और यहां पे क्रिप्टो करेंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे, और यहीं से आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्यों ये आपका हाईलाइटेड टॉपिक है। तो वर्ड आप सुनते होंगे, वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी एंड डिजिटल करेंसी। डिजिटल, ये वर्ड बार बार आपको सुनने में आता है। आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। देखो कोई भी करेंसी अगर जो वर्चुअल है, जैसे आप नोट और कॉइन देखते हो तो ये फिजिकल फॉर्म में है, आप इनको टच एंड फील कर सकते हो, हाथ में ले जाके रुपए का जो नोट है हाथ में ले सकते हो, उसको जेब में रख के कहीं जा सकते हो, आप उसको देख सकते हो, टच एंड फील कर सकते हो। कॉइन है, सिक्का है, उसको भी टच एंड फील कर सकते हो। लेकिन कुछ मुद्राएं क्या होती हैं आपकी, आभासी होती हैं, जिनको हम केवल हमारे पास है लेकिन उनको हाथ में जैसे टच एंड फील हम नहीं कर सकते। करेंसी क्या होती है आपकी, वर्चुअल फॉर्म में होती है, आभासी रूप में होती है। तो कोई भी चीज अगर जो आभासी रूप में है, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में है, तो उसको किसी उसमें क्या करोगे, रखोगे ना, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी वर्चुअलिटी जो है, आभासीपन जो वहां पे दिख रहा है, वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तभी तो होगा। या तो आप उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर दो, साउंड वेव में रहे। साउंड क्या है भाई, वर्चुअल चीज है जो आपको दिखती नहीं है, फील करते हो बस, हाँ हवा चल रही है, ठीक है। या आप लाइट वेव के फॉर्म में रख दो, इस फॉर्म में उन चीजों को रखो, तो वो क्या करेगा, आपका चीज एग्जिस्ट करेगी, बट किस फॉर्म में रहेगी, आभासी फॉर्म में आपकी रहेगी। तो वर्चुअल करेंसी आपके बीच आती है, ये वर्ड बार बार आप सुनते हो, ठीक है, कि ऐसी करेंसी जो आभासी रूप में हो। लेकिन जो आभासी रूप में है उसको किसी ना किसी फॉर्म में तो रखोगे ना, वो रखा किस फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है। तो ये जो वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी है, दोनों इंटरचेंजली क्या होते हैं आपके, यूज होते हैं, दोनों को एक जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि वर्चुअल करेंसी को डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, हम रखते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या किया जाता है, आपका रखा जाता है, यानी वो किसी वॉलेट में या किसी ऐसा आपका वर्चुअल प्लेस हो, वहां पे उस पैसे को, उस रुपए को, जैसे पेटीएम में आप रुपए को उठा के क्या करते हो, अपलोड कर देते हो, रुपया आप वहां पे ऐड कर दिए, और आपके पेटीएम के वॉलेट में, उस वॉलेट में अगर जो 10 रुपया आपने अपलोड किया तो वॉलेट में 10 रुपया क्या होता है, दिखता है। रुपया अगर जो नोट और कॉइन के रूप में है तो वो फिजिकल फॉर्म में आप लेके चल रहे हो, नोट और कॉइन के रूप में, आप उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन पेटीएम में आपने अपलोड कर दिया, वो डिजिटल फॉर्म में आ गया, वो वर्चुअल फॉर्म में हो गया, आभासी रूप में क्या हो गया आपका, वो आ गया। उसको आप पे कर सकते हो, कोई वस्तु और सेवा
गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हो, लेकिन उसको हाथ में लेके घूम नहीं सकते। वो जो रुपया है पेटीएम वॉलेट में आपको बस इतना है कि यहाँ पे ये अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते। जैसे शेयर है, शेयर आप खरीदते हो, कहते हो कि हमने 100 शेयर रखा हुआ है, लेकिन शेयर वर्चुअल फॉर्म में है। बस आपके अकाउंट में लिख दिया जाता है कि आपके पास 100 यूनिट शेयर है इस कंपनी का, और जितने रुपए का 1 यूनिट होता है उसे मल्टीप्लाई करके आगे अमाउंट क्या होता है लिख दिया जाता है। लेकिन उस शेयर आप लेके घूम नहीं सकते, वो किस में होता है, आभासी रूप में होता है। तो वो जो आभासी रूप में रखा जाता है करेंसी को, वो एक्चुअली वो डिजिटल में कन्वर्ट करके रखा जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होती है, चीजें आपकी रखी गई होती है। ठीक है, आप चाहो तो वर्चुअलिटी इसकी आप साउंड के वेव में इसको कन्वर्ट करके रख लो, ठीक है, या इसको विंड वेव में कन्वर्ट करके रख लो, जो संभव नहीं है। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या होता है कि करेंसी को अगर जो हम वर्चुअल रूप में रखें तो वो डिजिटल फॉर्म में ही क्या होगी, आपकी रखी जाएगी। तो डिजिटल बोलो या वर्चुअल बोलो, बात एक ही यहां पे होती है। हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ कुछ आप जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि डिजिटल करेंसी का एक टाइप क्या होता है, आपका वर्चुअल करेंसी होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजली क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं। तो वर्चुअल करेंसी ऐसी मुद्रा जिसको हम जेब में लेके घूम नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं वॉलेट में या किसी अकाउंट में क्या होता है, आपका एग्जिस्ट करता है। जब हम इसी वर्चुअल करेंसी में, इसी वर्चुअलिटी में करते क्या है, क्रिप्टोग्राफी का यूज कर देते हैं। क्रिप्टोग्राफी का, ये कंप्यूटर साइंस का टर्म है आपका। क्रिप्टोग्राफी जब इस्तेमाल कर देते हैं, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी जब यूज कर दी जाती है, तो जो करेंसी आपके सामने बन के आती है, ऐसी करेंसी जिसके पास क्रिप्टोग्राफी की भी टेक्निक हो और जो क्या हो, आपकी वर्चुअल हो, यानी जिसके प्रॉपर्टी में क्रिप्टोग्राफी यूज किया गया हो और वो करेंसी क्या हो, आपकी वर्चुअल हो, ऐसी करेंसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी यहां पे बोला जाता है। ऐसी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड। क्रिप्टो का मतलब सिक्योर्ड, सुरक्षित। और करेंसी का मतलब क्या होता है, आपका मनी होता है। करेंसी का मतलब यहां पे मनी, मुद्रा, मतलब ऐसी मुद्रा जो सिक्योर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप तमाम बुक पढ़िए, मार्केट न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पे एक वर्ड लिख के आ रहा है सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब क्या है, सीक्रेट। करेंसी का मतलब क्या है, मनी। ऐसी मुद्रा जो सीक्रेट हो। भैया ये सीक्रेट वर्ड यहाँ पे सही नहीं है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, छिपा होना। यहाँ पे जो है ये सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। और यहाँ पे सिक्योर इसको जो किया गया है, वो क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इसको यहाँ पे क्या किया, आपका सिक्योर्ड किया है। मतलब इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके सामने लाया जाता है। जैसे आपका नाम राम है और राम न बोल के आपको 007 क्या किया जाए, आपका बोला जाए। कोई आपको बुलाए किससे, 007 के फॉर्म में। उसी तरह से ये जो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, वो इस तरह से इनक्रिप्टेड होती है, इस तरह से सिक्योर्ड होती है कि उसको क्रैक करना, उसको चुराना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत कठिन है। उसको समझो कि नियर इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव है ऐसी करेंसी को क्या करना, ब्रेक करना, जो आपकी क्रिप्टो फॉर्म में लिखी गई है। मतलब ऐसी मुद्रा जो वर्चुअल भी हो, ठीक है, साथ में वर्चुअल की प्रॉपर्टी लेके रखी हुई हो और उसके साथ क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो करेंसी क्या बोली जाएगी, आपकी क्रिप्टो करेंसी बोली जाएगी। यानी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म में पाई जाती है, वर्चुअल फॉर्म में पाई जाती है, एंड वो क्या होती है, आपकी क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी यूज करके उसको सिक्योर किया गया रहता है, उसको सुरक्षित किया रहता है, जिसको क्रैक करना, जिसको चुराना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है कि बीच से कोई एंटर करे और उसको क्या करे, क्रैक कर दे और पैसा आपके लेकर के वहां से चला जाए। तो यहाँ पे तमाम कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इसको इनक्रिप्ट करते हैं। और यहाँ के पीछे जो टेक्नोलॉजी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी करेंसी सामने आपकी आ रही है, उन करेंसी को अगर जो देखें तो वहां पे SHA 256, ये आपकी क्रिप्टोग्राफी की एक टेक्नोलॉजी होती है, SHA 256। अब 256 से ये आगे बढ़ चुका है आपका, ठीक है। तो SHA 256 ये एल्गोरिथम होता है जिसके द्वारा इनको इनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। और इतना टफ ये एल्गोरिथम होता है, इसको क्रैक करना, सुपर कंप्यूटर भी लगा दोगे ना तो क्रैक करने में कई 100 साल लग जाएंगे। ये हालत है इसकी, ठीक। इतना तगड़ा क्या करते हैं, इसका इंक्रिप्शन ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो यही मतलब होता है यहाँ पे क्रिप्टो का। मैं उधर कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहता हूं, बस मुझे क्रिप्टो करेंसी डिफाइन करना था। क्यों इसको हम क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन है। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आपकी डिफाइन होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो आपके बीच आई,
अब इसकी कहानी कहां से शुरू होती है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे आपके बीच में आती है। तो क्रिप्टो करेंसी की कहानी आपके 1991 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एज वेल एज आपका इकोनॉमिस्ट भी बोल सकते हो, बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, स्टुअर्ट हैवर थे। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या किया था, डिस्कशन किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो चर्चा शुरू हो गई थी, आपकी चर्चा जो शुरू हुई थी वो 1991 में क्या होती है आपकी स्टार्ट हो जाती है। 1991 में इस पे चर्चा हुई, एक व्हाइट पेपर पब्लिश होता है स्टुअर्ट हैवर के द्वारा। हैवर ने 1991 में पब्लिश किया और उन्होंने पहली बार BCT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या किया, डिस्कशन किया। जो आज के टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी आपकी आ रही है, जैसे मैंने रुपए को बोला कि पेटीएम वॉलेट में है, तो वो केवल वर्चुअल फॉर्म में, वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। रुपया जो पेटीएम वॉलेट में है आपका, वो क्रिप्टो तब होगा जब इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर साइंस का जो है वो इस्तेमाल करके तब जाके वो फाइनल किस में कन्वर्ट होगा, क्रिप्टो करेंसी में आपका कन्वर्ट होगा। तो वो एक वर्चुअल फॉर्म में आप बोल सकते हो, डिजिटल फॉर्म में बोल सकते हो, बट दैट इज नॉट द एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में दोनों प्रॉपर्टी आपकी पाई जाती है, वो डिजिटल फॉर्म में भी होती हैं और क्या होती हैं आपकी, इनक्रिप्टेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी का क्या किया गया था, यूज किया होता है। तो इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, BCT का, जो अभी बिटकॉइन, इथेरियम, तमाम क्रिप्टो करेंसी आप सुन रहे हो। ठीक है, उनके बीच उनके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है BCT की, ये पहला बार डिस्कशन 1991 में हुआ। इसी चीज को बेस मानते हुए 1996 में, 1996 में अमेरिका में डिजिटल गोल्ड क्या किया गया आपका, बनाया गया। मतलब गोल्ड ऐसा जो डिजिटल फॉर्म में हो, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो डिजिटल फॉर्म में सोने को रखा गया है, बस ये किया इन्होंने कि डिजिटल वॉलेट इन्होंने लिया और उस वॉलेट में कुछ इस तरह से फोटो बनाया और उस फोटो पे लिखा कि ये जो फोटो है ये 10 ग्राम का आपका है, 10 ग्राम गोल्ड के क्या है आपका बराबर है। तो गोल्ड के बराबर कैसे होगा, जो गोल्ड का प्राइस है, मान लो कि गोल्ड का प्राइस 40,000 रुपए, मान लिया 40,000 रुपए, तो इस वॉलेट पे क्या लिख दिया गया कि ये 10 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ठीक, अब उस समय फिजिकल गोल्ड की जो कीमत होगी, फिजिकल जो सोना है आपका, उसकी जो कीमत होगी उसी के बराबर अपने आप इसकी कीमत हो जाएगी। तो बस इस पे 10 ग्राम लिख दिया गया। अगर 40,000 गोल्ड की कीमत है तो इसकी वैल्यू अपने आप 40,000 हो जाएगी। गोल्ड की कीमत बढ़ गई, अगर जो 50,000 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी 10 ग्राम के पेपर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50,000 हो गई। लेकिन ये पेपर फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आप इसको टच एंड फील नहीं कर सकते। इस पेपर को केवल आप जो वॉलेट बना हुआ है उसी वॉलेट में डिजिटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट है, जिसको हम वर्चुअल बोल सकते हैं। तो एक वर्चुअल डिजिटल इन्होंने गोल्ड लॉन्च किया। ठीक, कारण ये था कि जो फिजिकल गोल्ड है, क्योंकि लोग, होता क्या है कि महंगाई से, जैसे अगर जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, लोग अगर जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो मान लो कि 10% इंटरेस्ट पे बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में 10% इंटरेस्ट पे पैसा जमा किया, 1,000 रुपया उन्होंने जमा किया 1 साल के लिए, तो 1 साल में उनको कितना मिला, 1,100 रुपए। 1 साल बाद उनको 1,100 रुपए क्या होता है, मिलता है। मान लो इसी बीच महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। महंगाई कितनी बढ़ी आपकी, 5% इन्फ्लेशन, सॉरी इसको अलग कर लीजिए, हाँ, जो इन्फ्लेशन है वो कहीं पे इन्फ्लेशन आपका वो क्या होता है आपका 5% आपका बढ़ जाता है। 5% महंगाई क्या होगी आपकी, बढ़ गई। अब जैसे 5% महंगाई बढ़ेगी तो वो 1,100 रुपया जो उनको 1 साल बाद मिला और उसी 1 साल में 5% महंगाई बढ़ गई, तो मान लो कि कोई भी चीज अगर जो उस समय जब उन्होंने पैसा जमा किया 1,000 रुपए की रही हो, कोई भी चीज अगर जो 1,000 रुपए की रही हो, तो अगर जो वो चीज 5% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो चीज 5% के साथ 1050 रुपए की हो जाएगी 1 साल बाद। जब ये पैसा अपना 1,100 निकालते हैं तो 1,150 में मान लो वो वस्तु खरीदने गए तो 1050 दे दिया, इनके पास कितना बचा, केवल ले दे के 50 रुपया ही बचा आपका। लेकिन अगर जो महंगाई आपकी 2% बढ़ती तो फिर अगर जो वो 1,100 रुपए 10% ब्याज के साथ निकालते 1 साल बाद और 2% महंगाई बढ़ती तो केवल 1020 रुपया वो देते, उनका 80 रुपया क्या होता, बच जाता आपका। मान लो महंगाई 10% साथ में बढ़ जाए तो जो भी 1,100 निकाला सब का सब उस सामान को खरीदने में क्या हो गया आपका, चला गया। यानी पूरा का पूरा पैसा उनको चला गया। वो कौन खा लिया, महंगाई ने वो सारे पैसे को खा लिया आपका। ठीक, यानी ये जो 10% ब्याज मिला उसको महंगाई, वो जो वस्तु वो खरीद रहे हैं उसी के लिए उन्होंने पैसा जमा किया हो कि भाई हम 1 साल बाद ये पैसा जमा करते हैं और अभी इस वस्तु की हमें जरूरत नहीं है, 1 साल बाद हम इस वस्तु को खरीदेंगे तो हमारा ब्याज भी
कुछ मिल जाएगा 100 रुपया और 1000 की चीज है तो 1000 में इसको हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे 1 साल बाद। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि उसी 1 साल में 10% महंगाई बढ़ गई, तो जैसे उनका 1100 निकला, 1100 जैसे निकला, वो 1100 का 1100 चला गया किसमें, वो वस्तु को खरीदने में, 1 रुपया भी नहीं बचा। वो 100 रुपया जो सोच रखे थे पहले कि हमारा बच जाएगा, वो सब का सब कौन खा गया, आपकी महंगाई खा गई, इन्फ्लेशन खा गया। यानी सॉरी, इन्फ्लेशन का रिस्क वहां पे लगा हुआ है। ठीक, तो इन लोगों ने जो डिजिटल गोल्ड बनाया था इसी इन्फ्लेशन के रिस्क को कम करने के लिए, कारण यह है कि लोग हमेशा महंगाई से डरे रहते हैं, बैंक पे पैसा जमा नहीं करते हैं, शेयर मार्केट बहुत रिस्की हो जाता है, तो उसका एक प्रॉपर अर्निंग कहां से हो, तो लोग पैसे को गोल्ड में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीद के रखते हैं, गोल्ड सस्ता हो तो खरीदते हैं, महंगा हो तो बेच देते हैं, तो एक बढ़िया प्रॉफिट उनको क्या होता है, मिल जाता है। तो गोल्ड भी दुनिया में क्या है, उसकी भी कमी है, मार्केट में खरीदने जाओ। अच्छा, गोल्ड अगर जो आप खरीदोगे और वो फिजिकल फॉर्म में होता है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा रहे हो तो फिर पकड़े भी जाओगे कि कहां से इतना गोल्ड आया, कहां से आपके पास पैसा आया, आपको तमाम जवाब देना पड़ेगा। तो डिजिटल गोल्ड चला जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, लोगों ने ऑनलाइन ही वो खरीदा डिजिटल गोल्ड आपका और अपने वॉलेट में क्या किया, रखा। अब डिजिटल गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो उन्होंने अगर जो इस डिजिटल गोल्ड को 30,000 रुपए में खरीदा, कल को ये गोल्ड की कीमत, फिजिकल गोल्ड की कीमत बढ़ के 35,000 हो जाती है, तो अपने आप ही इसकी कीमत बढ़ के कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। तो उनका जो पैसा है वो सीधे 5,000 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, बाकी आप अपनी रियल लाइफ में देखा, बैंक में जमा करके पैसा निकाला तो महंगाई ने उस पैसे को क्या कर लिया, खा लिया। लेकिन वही अगर जो गोल्ड में जमा है तो एक बढ़िया रिटर्न मिल रहा है और महंगाई का कोई डर वहां पे है नहीं, है भी तो इतना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है कि महंगाई थोड़ी सी खाएगी। मान लो 1000 रुपए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो 1100 से तो ज्यादा ही मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो जो महंगाई खाएगी उससे हेज करने के लिए, हेजिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। हेजिंग कहते हैं, हेजिंग मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द रिस्क, रिस्क को, जोखिम को कम करना, ये फाइनेंस का टर्म है, वहां पे क्या कहलाता है, आपका हेजिंग कहलाता है। तो लोग अपने पैसे की हेजिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग करते थे, और पैसा किसमें, डिजिटल गोल्ड में लोगों ने जमा करना शुरू किया। जो 1996 में डिजिटल गोल्ड क्या हुआ, आपका आया। क्यों फिजिकल गोल्ड में क्यों नहीं कर रहे थे, तो फिजिकल गोल्ड में पकड़े जाने का उनको डर था, ठीक। इसकी वजह से उन्होंने डिजिटल गोल्ड में पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट किया, पॉपुलर हुआ। जो इसी व्हाइट पेपर से इंस्पायर्ड होकर ये क्या हुआ था, आपका आया था। इसको 2008 में सरकार ने, यूएस में ये लॉन्च हुआ था, यूएस की गवर्नमेंट ने 2008 में क्या करती है, बैन कर देती है। उसी 2008 में इस डिजिटल गोल्ड को बैन कर दिया यूएस की गवर्नमेंट ने, ये बैन ही हो गया, कहीं पे भी नहीं चला, ठीक है। उसी 2008 में एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र क्या होता है आपका, आता है, व्हाइट पेपर प्रकाशित होता है। इस पेपर को जो प्रकाशित किया था, किसने प्रकाशित किया था, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, इसको प्रकाशित करता है। अच्छा, इस पे भी कंफ्यूजन है कि ये व्यक्ति है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, इस पे कंफ्यूजन आता है क्योंकि ये आइडेंटिटी आपकी ओपन नहीं हुई थी। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, कई लोगों का नाम इकट्ठे सतोशी नाकामोटो रख दिया गया, या कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम इकट्ठे क्या रखा जाता है, आपका सतोशी नाकामोटो रखा जाता है। तो जैसा व्हाइट पेपर ये पब्लिश हुआ था, रिसर्च पेपर जो आया था, उस रिसर्च पेपर के नेचर को देख के यही लगता है कि ये इतना तगड़ा जो थॉट है कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता, ये ग्रुप ऑफ पीपल ही है, ठीक, जो ये काम आपके कर रहे हैं। उस पेपर को देख के ही पता चल गया। तो हम ये मानेंगे यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ पीपल, बात जब करेंगे तो हम मान लेंगे कि ये कोई एक व्यक्ति था। सतोशी नाकामोटो ने पेपर को क्या किया, पब्लिश किया, और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर बात हुआ कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या करेंगे, बनाएंगे, और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी थे, दोनों थे। अब दोनों थॉट इनकी मिली और दोनों मिलके क्रिप्टो करेंसी को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक। इसी व्हाइट पेपर के बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी आपकी आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो कंप्यूटर साइंस की अच्छी नॉलेज थी, इनक्रिप्शन की कोई दिक्कत नहीं थी, क्रिप्टोग्राफी अच्छी आती थी इनको, एंड बिजनेसमैन थे तो इकोनॉमिक्स की भी अच्छी नॉलेज थी। अब इकोनॉमिक्स की जो अच्छी नॉलेज थी वैसे कैसे काम करी, क्योंकि 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस किया हुआ था, आपका आया था, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी 2007-8 में आई थी। उसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ये थॉट इन लोगों के दिमाग में आया था। कारण ये था कि उस समय क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रहा था, ये टेक्निकल टर्म है, इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना जानो कि डॉलर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। अब डॉलर प्रिंट हो रहा था, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी।
अच्छा, ये बिजनेसमैन है, एक देश से दूसरे देश ये ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं आपके। अब इनके व्यापार में दिक्कत ये हो रही है कि जैसे मान लो कि ऐसा माना जाता है कि जो नाम से लग रहा है ये जापानीज ही ग्रुप था आपका, जापानीज और अमेरिकन ग्रुप मिलकर ये डिजाइन किया था, ये व्हाइट पेपर लेकर के ये लोग आए थे। अभी मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बस ये हेडिंग सामने, अभी इस पे आया नहीं हूं, जस्ट इसके बाद इसी पे क्या करूंगा, आऊंगा। अभी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। तो जो बिजनेस ग्रुप है उनको दिक्कत होती है। दिक्कत ट्रेड व्यापार में हुई, पहला कि अगर जो जापानीज है तो येन को, अब मान लो कि वो अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हैं तो किसी अमेरिकन को वो पेमेंट किस में करेंगे, डॉलर में करेंगे, क्योंकि वो उनकी करेंसी जो येन है, जापान की करेंसी क्या है आपकी, येन है, एंड अमेरिका की करेंसी क्या है आपकी, डॉलर है। इनकी करेंसी येन और इनकी करेंसी क्या है आपकी, डॉलर है, ठीक है। अब किसी अमेरिकन से सामान अगर जो मंगवाते हैं तो ये पेमेंट किस में मांगेगा, डॉलर में मांगेगा। बोलता ही है कि भैया ऐसा करो, हमें डॉलर में दो, हमें तुम्हारा येन नहीं चाहिए, तुम्हारा येन लेके हम क्या करेंगे। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, येन को डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अब जब इसको कन्वर्ट करने जाएगा वो, तो 1 से 2% क्या होता है आपका, कमीशन होता है। 1% से 2% कमीशन हर देश में ये वेरी करता रहता है, इसलिए मैंने रेंज लिखा। ये येन को अगर जो 10,000 येन है वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करता है तो भैया उसको क्या करना होगा, कमीशन देना होगा, पहला खर्चा वो उसका ये। फिर उसके बाद वो पैसा डॉलर उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांजैक्शन फीस भी क्या होती है आपकी, लगती है। तो ये तो आपके एक्सचेंज का कमीशन हो गया, ठीक है, ये एक्सचेंज का कमीशन हो गया। फिर जब वो ट्रांसफर करेगा तो ट्रांसफर फीस भी होगी, यानी पैसे को, डॉलर को उसके अकाउंट में, सामान लेने के लिए उसके अकाउंट में, इस अमेरिकन के अकाउंट में जब ट्रांसफर करेगा तो आपके ट्रांसफर फी वहां पे लगेगी। जो अंतरण पैसा डॉलर में दूसरे के अकाउंट में जाएगा उसका भी फीस देना होगा। जैसे आप किसी, आप देख लो इंडियन आपका अकाउंट होगा तो वहां पे आप पीएनबी में मान लो अकाउंट है, आप किसी एसबीआई वाले के अकाउंट में पैसा आप भेजना चाहते हो तो एनईएफटी करोगे तो 2 से 3 रुपया, आईएमपीएस है तो 5 रुपये 90 पैसा, कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, चार्ज आता है। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है आपका, तो चार्ज वहां पे देते हैं, तो उसी को हम ट्रांजेक्शन फीस कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफर फीस है आपका, वो भी क्या करना होगा, पे करना होगा। खर्चे क्या हो गए आपके, बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। दूसरा झटका ये लगता था कि अगर जो उन्होंने यहां पे बिजनेस अपना करना शुरू किया और पहले मान लो कि जो डॉलर है, डॉलर और येन का जो रिलेशन है, मान लो कि $1 कुछ आपके 100 येन के बराबर हो, माना कि ठीक है, 100 येन के क्या हो आपका बराबर हो, इस तरीके से उन्होंने फिक्स किया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, दिन में कई बार बदलती है आपकी, तो वो बढ़ के 102 हो गई। अब उनको जितने डॉलर पे, अगर जो $10 का कोई सामान मंगवा रहे हैं तो पहले $10 का पेमेंट वो 100 येन के हिसाब से करते, 100 आपका 1000 येन देते, $10 मिलता और देन पेमेंट करते। अब जब 102 येन हो गया तो डॉलर भाई फ्लक्चुएट कर रहा है रेट इंटरनेशनल मार्केट में, अब पर डॉलर 102 देंगे, यानी उनका $20 येन क्या होगा आपका एक्स्ट्रा जाएगा उसी $10 को अचीव करने के लिए, क्योंकि जो व्यापार की बात हुई थी, जो चीज मंगाना था वो $10 में क्या करना था आपका, मंगाना था। तो एक्सचेंज रेट जो शॉक होता है, जो झटका होता है एक्सचेंज रेट का, जो आप देखते होंगे रुपया आज 74 है, कल आपका 74.5 रुपए हो गया, परसों डाउन होकर 74 रुपए 20 पैसे हो गया। इस तरीके से जो रुपए और डॉलर का रेट चलता है, एक्सचेंज होता रहता है, उसी तरीके से वहां पे भी क्या हो रही है आपकी, दिक्कत हो रही है। तो एक्सचेंज रेट का भी झटका उन लोगों को लग जाता था, घाटा हो जाता था। ये 3-4 ऐसी समस्याएं थी। अच्छा, ये सारा कुछ पैसा कन्वर्ट करा के सेंड करने में टाइम लगता था, 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। आप अपने ही देश से किसी अन्य देश में, यूके में अगर जो पैसा ट्रांसफर करो तो तुरंत आज के आज नहीं पहुंचेगा, वो पहले चेक वेक होगा, तब 1-2 दिन टाइम लगता है, आपका पैसा जाता है, ठीक है। तो उसमें टाइम भी लगता था। ये सारी दिक्कतें इन लोगों के सामने थी। ये लोग इसी समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने ये व्हाइट पेपर 2008 में क्या किया था, पब्लिश किया था। इन्होंने कहा कि हम अपनी प्राइवेट करेंसी क्या करेंगे, बनाएंगे, और हमारी जो प्राइवेट करेंसी होगी वो क्रिप्टो करेंसी होगी और हम अपना व्यापार उसी में करेंगे, हम इसको प्रचलन में लेकर के आ रहे हैं। ऐसा अनाउंसमेंट उस व्हाइट पेपर में आपका हुआ था। इसी बेस पे और इन्हीं समस्याओं को फेस करते हुए इन्होंने किया क्या, 2009 में पहला क्रिप्टो करेंसी बनाया जिसका नाम है बिटकॉइन। पहली क्रिप्टो करेंसी क्या आती है आपकी, बिटकॉइन आती है। बिटकॉइन आपका 2009 में क्या हुआ, आपका जारी हुआ। दिस इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। और देखते ही देखते बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी आपकी समय के साथ कि देखते देखते आज के टाइम में 10,000 प्लस 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी
मार्केट में आ गई है 10,000 प्लस, जिसमें से पॉपुलर जो है वो बिटकॉइन है, और दूसरी करेंसी जो पॉपुलर हुई आगे चल के वो इथेरम थी। इथेरम ये कब आई? 2015 में आई, 2015 में इथेरम क्या हुआ आपका लॉन्च हुआ। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईथर बोलते हैं। ये दो करेंसी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब क्या हुआ? डिजिटल है, और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके इनको सिक्योर्ड किया गया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं। इन लोगों ने ये 10,000 प्लस आज तक करेंसी, मतलब 2021 चल रहा है आपका, अभी तक इन्होंने क्या किया? 10,000 प्लस करेंसी इन्होंने डिजाइन कर दिया। क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ये चल रही है। प्राइवेट वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं, प्राइवेट मतलब कोई कंपनी इसको जारी कर रही है, कोई गवर्नमेंट संस्था इसको जारी नहीं कर रही है। जैसे अपने वहां रुपए को आरबीआई जारी कर रही है, ठीक है, तो वो हमारी जो करेंसी है ये फियाट करेंसी बोली जाएगी। ऐसी मुद्रा जो वैधानिक है, ठीक है, जो फियाट है, जिसको किसी संस्था ने जारी किया है। दूसरा होता है नॉन फियाट। फियाट वर्ड होता है फियाट एंड नॉन फियाट, आपका नॉन फियाट ये वैधानिक, ये क्या होता है आपका? गैर वैधानिक। वैधानिक मुद्रा, गैर वैधानिक मुद्रा, इसको कोई संस्था जारी करती है, कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे अपने वहां आरबीआई रुपए को जारी किया है, तो रुपया फियाट करेंसी है। ये जो होती है आपकी, ये नॉन फियाट करेंसी है। इनको कोई संस्था, कोई मतलब अथॉरिटी इनको जारी नहीं कर रखी है, किसी सरकार ने इनको जारी नहीं कर रखा हुआ है, ठीक है। इसको प्राइवेट कंपनीज ने इसको क्या किया? आपका जारी किया है, जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या हुआ है? आपके बीच आया हुआ है। तो ये कैसी करेंसी होती है? नॉन फियाट होती है, इसलिए हम इनको बार बार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं आपका, ठीक। तो ये दो करेंसी इस समय पॉपुलर है। पहली करेंसी कौन आती है? आपकी बिटकॉइन आती है, जिसको बनाया किसने था? सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। सतोशी नाकामोटो अ ग्रुप ऑफ पीपल है, जिन लोगों ने मिलकर बिटकॉइन को जन्म दिया, और आज देखते देखते 10,000 प्लस करेंसी क्या होती है? आती है। अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे, देखो ये जो 10,000 प्लस करेंसी है जो आपकी मार्केट में, सब वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या है? आपकी बेस्ड है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उनमें क्या है? आपके डिफरेंसेस है। जो बिटकॉइन के पीछे टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी इन लोगों के पीछे भी क्या हो रही है? आपकी चल रही है। थोड़ा बहुत उनमें क्या मिलेगा? आपका डिफरेंस मिलेगा। तो मुझे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे पढ़ाना है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे बताना है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसकी टेक्नोलॉजी मैं आपको डिस्कस करूंगा, और जो उसके पीछे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो मुझे यहाँ पे पहले पार्ट में डिस्कस करना है, और दूसरे पार्ट में इसका इकोनॉमिक एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो इंपैक्ट है वो मुझे यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो अब हम मूव करेंगे धीरे धीरे कहाँ पे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो बिटकॉइन के बाद ये सारी करेंसी क्या होती आती है? बिटकॉइन इथेरियम को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। ये लोग दुनिया के सारे देश में धीरे धीरे छाना शुरू किए, इनकी वैल्यू भी बढ़ती चली गई आपकी समय के साथ। क्यों वैल्यू बढ़ी है? अभी जब बिटकॉइन का डिटेल में समझाऊंगा, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी जब मैं आपको समझाऊंगा, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि क्यों ये हाईलाइट हुआ, क्यों हमारे बीच ये करेंसी आई है, ठीक है। तो जो बिटकॉइन है ये हाईलाइट हुआ, और इथेरियम बाकी सब भी चल रहे हैं, ये हाईलाइट हुए, पूरी दुनिया पे छाए। तमाम गवर्नमेंट ने तमाम एक्शन लिया, कहीं पे इसको बैन किया गया, कहीं पे इसको बतौर करेंसी क्या किया गया? आपका एक्सेप्ट किया गया। तो दुनिया में बस इस समय दो ही देश हैं जो बतौर करेंसी इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। एक है सल्वाडोर करके है, सल्वाडोर, एंड दूसरा जो है आपका क्यूबा। ये दो देश हैं बतौर करेंसी इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। बाकी सारे देश या तो एसेट, या तो कमोडिटी, या तो फुली बैन कर दिया। जैसे चाइना ने फुली बैन कर दिया इसको, लेकिन इंडिया जो है वो यूएस के तर्ज पे आपका आगे जा रहा है, और इंडिया ने बोला कि हम इसको फुली बैन नहीं करेंगे। खैर इंडिया बैन करने के मूड में था, लेकिन धीरे से अपना जो स्टैंड है वो शिफ्ट किया, बोला कि हम जैसे अदर देश है यूएस उसको बतौर एसेट एक्सेप्ट करके रेगुलेट कर रहे हैं, वैसे हम इसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। आते हैं हम उसी कहानी पे। इंडिया में हाईलाइट हुआ, अब कुछ भारतीय भी बिटकॉइन में आपका पैसा इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि जब बिटकॉइन आपका जारी हुआ था, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब बिटकॉइन पे ही चर्चा करूंगा ज्यादा। और बिटकॉइन जब आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लेना, वैसे ही बाकी जो प्राइवेट करेंसी उन पे भी सेम चीज आपकी क्या हो रही है? चल रही है। तो बिटकॉइन से ही आपका सारा कंसेप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्लियर हो जाएगा। तो बिटकॉइन जब ये जारी हुआ था उस समय, तो इसका जो रेट था वो $0.008 एक बिटकॉइन आपका था, 1 BTC। बिटकॉइन को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? BTC बोलते हैं। एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? $0.008 थी। उस समय 2010 की एक घटना है, हाँ 9 और 10 की स्टार्ट में एक घटना है। एक व्यक्ति था,
वो गया वहां पे पिज्जा खरीदने, उसका जैसे आपके वहाँ मैकडी चलता है एंड बर्गर किंग, ये जो है आपके चेन चलती है आपकी, वैसे वहां पे जॉन पॉप करके चेन है, पिज्जा सेल करते हैं आपके। तो वहां पे वो व्यक्ति गया, उसके पास बिटकॉइन था, उसने उस मतलब कि दुकान वाले शॉपकीपर से बात किया कि हम तुम्हें बिटकॉइन दे देते हैं, उसके पास भी वॉलेट था बिटकॉइन का, हम तुम्हें बिटकॉइन दे देते हैं, तुम हमें पिज्जा दे दो उसके बदले। तो कहता है ठीक है। उस समय जो बिटकॉइन का प्राइस था, उसने 10,000 10,000 ध्यान देना 10,000 उसने बिटकॉइन दिया था, बीटीसी दिया था, और मिला था कितना उसको, 2 पिज्जा उस समय मिला था। कितना कम उस समय बिटकॉइन की कीमत थी, 2 पिज्जा 10,000 बिटकॉइन में मिला था उसको। आज एक बिटकॉइन की कीमत जो प्रेजेंट में चल रही है, मैं अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है 2 सेकंड बाद बढ़ जाए, इस समय $58,000 $58,000 एक बिटकॉइन की क्या है आपकी कीमत है। अब मल्टीप्लाई करना 10,000 से, ये बिलियन डॉलर जाएगा आपका। बिलियन डॉलर में उसने 2 पिज्जा क्या किया था, खरीदा था। समझ लो आज वो पछता रहा होगा कि ये 10,000 बिटकॉइन में अगर जो रखा होता तो आज मैं मतलब बिलियनियर होता, मिलीनियर की बात ही छोड़ो, मैं बिलियनियर होता। इतना तेज प्राइस क्या हुआ है 2009 से आज तक में, इतना तगड़ा प्राइस क्या हुआ आपका बढ़ा, और इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, रेट इतने तेजी से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ, रेट में बहुत तेजी से क्या हो, चेंजेस हो, बिटकॉइन कभी नीचे जाना कभी ऊपर आना, इतना तेजी से ये चेंज हुआ कि लोग जो पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए थे आज मिलीनियर और बिलियनियर क्या हो गए आपके, बन गए। तो इस तरह से ये रेट चेंज हुआ, लोगों के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। भारत में भी कुछ लोगों ने शुरू में इस पे इन्वेस्ट किया, काफी पैसा कमाया इससे, धीरे धीरे भारत में पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन हमारे वहाँ मिडिल क्लास भाई ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी अपने वहाँ ज्यादा है, किसी तरह से आदमी पैसा कमाता है, अपना भाई 2 वक्त की रोटी चलाता है। अब लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में, भाई एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा सैलरी तो है नहीं, तो लोग जो भी कमा रहे थे सोच रहे थे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें और वहां से प्रॉफिट ले, थोड़ा सा हमारी भी स्थिति क्या हो जाए, सही हो जाए। तो धीरे धीरे जो यूथ थे, इनका झुकाव वो बिटकॉइन की तरफ होने लगा, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे। क्योंकि बिटकॉइन आपका नॉन फिएट करेंसी है, गैर वैधानिक मुद्रा है, यहाँ पे कोई संस्था तो है नहीं जो इसको जारी कर रखी हुई है। अब आरबीआई को ये डर सताने लगा, आरबीआई को और भी तमाम डर थे, ठीक है, वो सताने लगे। आरबीआई ने अप्रैल 2018 में क्या किया, अब ध्यान देना क्रोनोलॉजी इसकी, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। आरबीआई ने इसे डायरेक्टली बैन नहीं किया, आरबीआई ने बोला कि जो भी, जैसे वजीर एक्स करके एक कंपनी है जो बिटकॉइन आपको सेल करती है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे तमाम कंपनी है भारत में जो बिटकॉइन इस समय सेल कर रही है। वजीर एक्स, ऐसे तमाम कंपनीज थे जो क्या करते थे, बिटकॉइन सेल करते थे। तो आरबीआई ने बोला कि जो भी कंपनी बिटकॉइन में ट्रेड कर रही है उनके खाते बंद कर दो, ठीक है, अकाउंट क्या करो, बंद करो। आरबीआई ने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अप्रोच लिया और उनके अकाउंट क्या कर दिए, सील करवा दिए, ठीक है, उनका अकाउंट ही बंद हो गया। जब उनके पास अकाउंट ही नहीं है तो कैसे, जैसे आप उनसे बिटकॉइन खरीदोगे, वजीर एक्स के पास गए, एक कंपनी का नाम मैं ले रहा हूं, आप उसके पास गए और आपने बोला कि हम आपको 1,000 रुपए दे रहे हैं, इसके बराबर हमें बिटकॉइन यहाँ पे हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अगर जो उसका अकाउंट ही क्लोज है तो फिर वो आपका पैसा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपको बिटकॉइन नहीं देगा। इस तरह से बिटकॉइन का बिजनेस ही क्या हो गया, भारत में एकदम से रुक गया। वही लोग बिजनेस कर पाते थे, जैसे जिनका यूके की किसी कंपनी से ट्रांजेक्शन हो रहा है, यूके की किसी कंपनी से बिटकॉइन उन्होंने खरीदा है, तो उनको यहां से रुपए लिया, रुपए को पाउंड में कन्वर्ट किया, पाउंड उनको दिया और फिर वो पाउंड से आपको बिटकॉइन क्या कर दिए, दे दिए। क्योंकि डिजिटल है तो इसमें बाउंड्री, देश की सीमा रेखा का कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे लोगों के पास बिटकॉइन बचा। लेकिन रुपए से डायरेक्टली आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते थे। इस तरह से आरबीआई ने क्या किया, इस पे इनडायरेक्ट बैन लगाया। जो ये बैन लगा, इसी मुद्दे को लेके लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करना शुरू किया। जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसी बीच में 2019 में क्रिप्टो करेंसी बिल सरकार लेकर के आने वाली थी और पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी बिल में यह था कि हम इसको क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, इस विधेयक में यह था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। 2019 में था जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आपका कर रहा। तब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में क्या किया, आपका फैसला सुनाया और 2020 में फैसला सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के जो सर्कुलर था अप्रैल 2018 का, उसको ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया उसको। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि यार तुम तो फंडामेंटल राइट ही लोगों का क्या कर रहे, छीन रहे हो, तुम किसी को अकाउंट क्यों नहीं दोगे? तुम्हें अगर जो इसको रोकना है, इसको कंट्रोल करना है, तो जाओ पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल लेके आओ
और इसको कंट्रोल करो, ये तो सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब देखो डेमोक्रेटिक वैल्यू अपने वहां आई आपकी, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है, हम सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों को ले सकते हैं, हम चाइना की तरह ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हम काम करेंगे और जब चाहे तब जो एक्शन लेना होगा हम एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने फैसले को पलट दिया, बोला कि ऐसा क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया नहीं, हटाना इन द सेंस ऐसा नहीं उसने बोला कि क्रिप्टो करेंसी है आप उसका इस्तेमाल करिए वो अच्छी चीज है, ऐसा नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि तुमने इनका अकाउंट क्यों क्लोज किया, बैंक अकाउंट तो हमारा एक राइट है, हमें तो मिलना चाहिए। अगर हमारे पास सारी चीजें हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं बैंक को, तो बैंक हमारा अकाउंट देगा और हमारे पैसे का ट्रांजेक्शन वो एक्सेप्ट करेगा। तुमने कंपनी का अकाउंट क्यों क्लोज करवा दिया। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा और जैसे पलटा जितनी कंपनी थी इनका अकाउंट हो गया ओपन, और जैसे अकाउंट हुआ अचानक से क्या हुआ, बूम पकड़ा और रुपए में लोगों ने बिटकॉइन खरीदना क्या किया, शुरू किया। और उसी समय कोविड आ धमका था, कोविड की वजह से बेरोजगारी तो थी ही थी आपकी, जो पैसा बचा था बहुत तेजी से बेनिफिट मिल रहा था बिटकॉइन में, लोगों ने जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते भारत में 10 करोड़ प्लस लोग, ठीक है, 10 करोड़ प्लस लोग क्या किए आपके, इन्वेस्ट कर दिए बिटकॉइन में। नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं आपके, 7.3% ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एनालाइज करके बोला कि इतने लोगों ने क्या किया है आपका, इन्वेस्ट किया। खैर आरबीआई बोल रही है कि ये डेटा एग्जेगरेटेड है, ये ज्यादा डेटा है। आरबीआई इसलिए बोल रही है क्योंकि आरबीआई अभी भी इसके अगेंस्ट है, आरबीआई नहीं चाहती है कि ये क्रिप्टो करेंसी भारत में क्या हो आपका चले, इसलिए वो इसको डिनाई इसलिए कर रही है ताकि ऐसा कुछ ना हो इन फ्यूचर। पीआईएल अगर जो फाइल होता है, फिर आगे जो बिल लेके आ रही है सरकार, अगर जो पीआईएल क्या होता है फाइल होता है इस पे, तो पब्लिक सपोर्ट इसको न मिले, इसलिए आरबीआई ने बोला कि एग्जैगरेटेड क्या आपका डेटा है। 10 करोड़ प्लस लोगों ने क्या कर दिया आपका, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। मतलब रुपए 500 से लेके लोगों ने करोड़ों रुपए तक क्या किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया आपके बिटकॉइन में। 500, 1,000 रुपए, 600 रुपए, ऐसे लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। ये मैं एवरेज डेटा बता रहा हूं, इससे कम भी लोगों ने क्या किया आपका, इन्वेस्ट किया है। और देखते देखते भारत में संख्या पूरे वर्ल्ड को क्रॉस कर गई, नंबर ऑफ पीपल, इन लोगों ने क्या किया आपका, इन्वेस्ट किया। अब सरकार की भी टेंशन बढ़नी शुरू हो गई और आरबीआई की भी टेंशन तो पहले से थी आपकी। सरकार की टेंशन ये बढ़ गई कि भैया ये लोग कर रहे हैं और इन लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास, गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट तो बाद में संभाल ही लेगी। और गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन लाया नहीं, गवर्नमेंट का दिमाग ये ठनका हुआ है, कोई नियम तो है नहीं। अब कुछ हुआ क्योंकि ये सब नॉन फिएट है, सब इंडिविजुअल लोग हैं, चला रहे हैं आपके। अगर जो कुछ हुआ, रेट गिरा, लोगों का पैसा डूबा, तो ये जो चिल्लाते हुए कहां जाएंगे, किसी के पास तो जाएंगे नहीं। जैसे आज 100 रुपए का नोट हो आपके पास और 100 रुपए की वैल्यू कोई नहीं देता है, किसी दुकान पे गए आप और 100 रुपए की वैल्यू आपको नहीं मिलती है, तो आप तुरंत जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हो कि ये व्यक्ति हमें, ये आरबीआई ने जो नोट जारी किया इसको लेने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो तुरंत उसके अगेंस्ट एफआईआर होगा, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उस पर लीगल टेंडर लिखा होता है, हम धारक को इतने रुपए देने का वचन देते हैं। तो भाई वो लीगल टेंडर है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता आपका। वहां पे डिनाई करता है तो आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई उसकी वैल्यू आपको देगी। लेकिन यहां पे जब कोई है ही नहीं है तो किसके पास जाओगे, किसके पास चिल्लाओगे। अब गवर्नमेंट को डर ये था कि कहीं ऐसा हुआ तो एक और मुद्दा हमारे सामने क्या होगा, उठ के आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम बैन तो करेंगे नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, बिल लेकर के एक आते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपका बिल इंट्रोड्यूस करने की बात बोली और बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा अधिनियम 2020, विनियमन अधिनियम 2020 लेकर के आएंगे। मतलब अब बैन जो करने का इनका 19 में प्लान था, अब उस प्लान को ये सस्पेंड करते हैं और बोलते हैं कि अब हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो इन्होंने 2021 में बोला कि हम रेगुलेशन बिल लेकर के आएंगे, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे, ठीक। एंड उसके साथ ही साथ आरबीआई की भी डिजिटल करेंसी क्या होगी आपकी, आने वाली है। आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी क्या करेगी आपकी, लॉन्च करेगी, तो उसको भी क्या किया जाएगा आपका, रेगुलेट किया जाता। अब थोड़ा सा आते हैं कि आरबीआई डिजिटल करेंसी पे इंटरेस्टेड हुई, ऐसा क्या हुआ। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके पीछे जो काम कर रही है ना, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं आया नहीं हूं, अभी मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही लेकर के चल रहा हूं, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूं आपको। मैं अभी आपको बताता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों आरबीआई इसके पीछे इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड आपकी हुई। हुआ क्या कि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत धांसू टेक्नोलॉजी है। अभी इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा, मैं इसकी टेक्नोलॉजी जब बताऊंगा। तो इसके लिए जो बीआईएस है, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस,
ये सेंट्रल बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, ठीक, ये दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उनका भी सेंट्रल बैंक है आपका बीआईएस, इसका हेड ऑफिस बेसल में है आपका, ठीक है, बेसल नाम पढ़ते हो, उसी के नाम पे पढ़ते हो बीआईएस। जैसे जितने भी बैंक भारत में काम कर रहे हैं उनका सेंट्रल बैंक कौन है, आपकी आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई उनकी सेंट्रल बैंक है। अब अमेरिका में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनकी सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक कौन है वहां का, फेडरल रिजर्व है। अब यहां पे जो आरबीआई है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जापान का जो बैंक ऑफ जापान वहां का सेंट्रल बैंक है, इन सब का सेंट्रल बैंक कौन है आपका, बीआईएस, मतलब पिताजी के भी पिताजी ये हैं आपके, ठीक है। इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया, दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनको बोलना शुरू किया, यार तुम ऐसा करो कि तुम लोग भी अपना डिजिटल करेंसी लेकर के आओ, क्रिप्टो करेंसी लेकर के आओ। और इन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना बीआईएस ने शुरू किया। दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक से, ठीक है, बोलना शुरू किया कि आप लोग अपने देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर के आइए, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी आप लेकर के आइए। इसी सीरीज में स्वीडन पहला देश है जिसने ई कोरोना करके, ठीक है, ई कोरोना करके, ये कोरोना आपके कोरोना, ये डिजिटल करेंसी स्वीडन की क्या है, करेंसी है, और उसी को डिजिटल फॉर्म में उसने लेकर के आया, क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में लेकर आया, जिसका नाम क्या रखा उसने, ई कोरोना रखा। कोरोना तो ऑलरेडी है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। स्वीडन पहला देश है जिसने ई कोरोना क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। भारत भी इसी तैयारी में लग गया। आरबीआई ने भी अनाउंस किया कि हम भी अपनी क्रिप्टो करेंसी, रुपए को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में लेकर के आएंगे। रुपया तो आपका फिजिकल और वर्चुअल फॉर्म में तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में रुपए को लेके आएंगे, और वो होगी भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसी सीरीज में इसी का डेमो ई रूपी करके इन्होंने क्या किया, आपका लॉन्च किया ई रूपी। अब इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके पीछे, बिटकॉइन के पीछे की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको साथ में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होगी, आपके बीच में आएगी, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी आपके बीच में आएगी। तो भारत का जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो डिजिटल करेंसी लाने वाला है, तो उसके लिए भी नियम चाहिए। और ये जो प्राइवेट करेंसी, तो जो सीबीडीसी आएगी वो सरकारी करेंसी होगी, और ये जो बिटकॉइन, इथेरियम ये चल रहे हैं, प्राइवेट करेंसी है। तो प्राइवेट करेंसी के लिए सरकार रेगुलेशन लेकर के आएगी, और डिजिटल करेंसी जो आने वाली है उसके लिए भी रेगुलेशन लेके आएगी कि वो कैसे काम करेगा। कारण यह है कि सीबीडीसी लाने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करना होगा, तो उसके लिए बिल लेकर के आ रहे हैं ताकि उसमें अमेंडमेंट हो, संशोधन हो आरबीआई एक्ट 1934 में, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रास्ता साफ हो। और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, जो इसके पीछे इसको बैन, मतलब इसको रोकने का, इसको कंट्रोल करने का, बैन तो नहीं, कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको भी उस बिल में क्या किया जाए, लेकर के आ जाए। क्यों इसको रेगुलेट करने जा रही है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पहला पार्ट है, वो हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब हमारे आगे की जो कहानी यहां पे स्टार्ट होगी। तो अभी तो हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो इसका है, वो है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी मैंने बोला कि इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा होगा वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इकोनॉमी एंड आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगा, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल दो पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं अब डिस्कशन के लिए। तो पहला पार्ट इसका जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो करते हैं, देन हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। अभी तो हम सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, और ये हमारे सामने ये मुद्दा आपका क्यों आया, ये सारी कहानी आपकी खत्म हुई, ठीक। अब हम आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसको समझाने के लिए मैं बिटकॉइन उठाऊंगा। करेंसी तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी 10,000 से ज्यादा है आपकी, 10,000 प्लस है, लेकिन हम 10,000 प्लस को तो उठा नहीं सकते सबको एक एक करके। तो इनमें से सबसे जो डोमिनेटेड करेंसी है बिटकॉइन, उसी को उठाऊंगा, उसकी टेक्नोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। और उसकी टेक्नोलॉजी कंप्लीट होते ही ये सारे लोगों की टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, पूरे क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हुआ क्या आपका कि हाँ, अब बात आती है कि ये जो बिटकॉइन, अब हम अपने एग्जांपल को बिटकॉइन के थ्रू आगे बढ़ाते हैं। बिटकॉइन अगर जो प्राप्त करना है, जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसको प्राप्त करना है तो कैसे आप प्राप्त करोगे। तो अगर जो हम देखें कि हाउ डू वी गेट क्रिप्टो करेंसी, आगे ब्रैकेट में बिटकॉइन, बीटीसी। अब इतना तो आप जानते होंगे,
कैसे हम बिट अब इसी हेडिंग के तहत आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है, कैसे हमारे पास आपका आता है और क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी हेडिंग के तहत सारा ये कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका क्लियर होगा। तो 3 तरीके हैं बिटकॉइन प्राप्त करने के। पहला तरीका है, फर्स्ट वे है बाय माइनिंग। पहला तरीका बाय माइनिंग, खनन के द्वारा। दूसरा जो तरीका है बाय वॉलेट, वॉलेट के द्वारा, जो आज आप कर रहे हो, अभी हम लोग समझते हैं वॉलेट के द्वारा। तीसरा जो तरीका है ऑन द काउंटर, काउंटर पर, मतलब कहीं गए, स्टॉल है, उस स्टॉल से ले लिया। कुछ देश ऐसे हैं ना जो काउंटर के थ्रू, स्टॉल के थ्रू इसको बेच रहे हैं। तो स्टॉल के थ्रू इन्होंने 3 फॉर्म में देना शुरू किया। पेपर, कागज के रूप में भी दे रहे हैं, ये बिटकॉइन को कागज के रूप में भी आपका मिल रहा है। ये कुछ करेंसी कागज के रूप में भी मिलनी शुरू हो गई है, जो क्रिप्टो करेंसी। और अभी मैंने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल है, कागज के रूप में नहीं मिलती है। तो हाँ, अब थोड़ा सा वर्चुअलिटी में इनमें दिक्कत आ गई है, ये सेमी वर्चुअल हो गया है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ अमाउंट इसका कागज के रूप में भी मिल रहा है, तो फिजिकल फॉर्म में भी आ गया है। तो अब पूरी तरह से वर्चुअल ना होकर सेमी वर्चुअल बिटकॉइन हो चुका है। एंड क्रिप्टोग्राफी तो साथ में है, फिजिकल में भी क्रिप्टोग्राफी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे होलोग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक क्रिप्टोग्राफी ही क्या होता है आपका होता है। ठीक है, जैसे आप बार कोड यूज करते हो, सॉरी ये जो मतलब क्यूआर कोड यूज करते हैं, तो वो भी एक तरह का क्रिप्टोग्राफी ही है। उसके पीछे की जो आईडी होती है वो कुछ और होती है, और वो जो क्यूआर कोड दिख रहा था वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में थोड़ी ना आता है वो एक्चुअली क्या है आपका। ठीक है, तो पेपर के रूप में, मेटल के रूप में, धातु के रूप में भी मिल रहा है। एंड आपका क्या कहते हैं कि ये पेन ड्राइव के रूप में भी क्या हो गया, पेन ड्राइव के फॉर्म में भी मिल रहा है। ध्यान देना, ये केवल मैं बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला जो तीसरा वाला जो फॉर्मेट है कंडीशन सप्लाई, तीसरा वाला फॉर्मेट हर करेंसी में नहीं है, कुछ ही करेंसी में, इथेरियम में भी मिलेगा, बिटकॉइन में भी मिलेगा। लेकिन ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, पहला और दूसरा तरीका, लगभग जो भी 10,000 प्लस करेंसी है उन सब पे इनको अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है इन 10,000 प्लस करेंसीज को, ये पहले 2 तरीके से। लेकिन तीसरा तरीका केवल कुछ ही जो क्रिप्टो करेंसी उन पे क्या हो रहा है आपका लग रहा है। तो बिटकॉइन का मैं लेके समझा रहा हूं, तो मैंने इसको क्या कर लिया आपका कंसीडर कर लिया। चलिए पहला तरीका हम देखते हैं बाय माइनिंग, और यहीं पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी पूरी तरह से क्लियर होगी। तो बाय माइनिंग कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो जब सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, तो सतोशी नाकामोटो ने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ था, ये इंजीनियर थे ही लोग, कुछ दोस्त मिलके इनके पूरा इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब वो सॉफ्टवेयर जो था वो ओपन सॉफ्टवेयर था। ओपन सॉफ्टवेयर इन्होंने क्या किया आपका डिजाइन किया, खुला सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं आपके क्लोज्ड होते हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होता है। विंडो में जो कोडिंग होती है ना आपकी, देखो अभी पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला चल रहा है पार्ट आपका, आगे आएगा इकोनॉमिक एंड पॉलिटी वाला, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत करे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिक्कत करता है। तो आराम से इसको समझिए, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा नहीं करना है, यहाँ पे हमें टॉपिक को समझ के एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आगे जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे तो वहां पे मजा आएगा आपको, मे बी हो सकता है वो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत करे। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि भाई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होता है, अब जैसा भी है हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन नहीं है, वो क्लोज सॉफ्टवेयर होता है, उसकी कोडिंग नहीं आपको मिलेगी, नहीं आप उसकी कोडिंग में कुछ कर सकते हो। ओपन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिनको रिलीज कर दिया जाता है, बेसिक कोड बना के रिलीज कर दिया जाता है, उसमें आप चाहो तो कोड ऐड कर लो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, ढाल सकते हो। जैसे मैंने आपको नोट्स बनवा दिया, ठीक है, नोट्स बनवा दिया तो एक ओपन नोट्स आपको मिल गया, आप उसमें कुछ लाइन ऐड करके उसको एक कंप्लीट नोट्स आप क्या कर दो, तैयार कर दो। जैसे मैं कुछ कुछ पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, विजिबल है आपके सामने, ओपन है, आप इसको देख रहे हो, आपके पास कुछ पॉइंट है उसमें जोड़ रहे हो, और आपका एक बेहतर नोट जर्नी ऑफ क्रिप्टो करेंसी पे क्या हो रहा है आपका तैयार हो रहा है। तो ऐसे ओपन सॉफ्टवेयर बनाया उसने, और उसने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर में ऐसा रखा कि कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम रखा,
और बोला ये कि जो इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम को रन कराएगा उसके पास एक ब्लॉक जनरेट होके आएगा, ठीक है। एक ब्लॉक क्या होगा, बन के आएगा, ठीक। जो इसने सॉफ्टवेयर बनाया, बोला ये कि जो व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर को रन कराएगा अपने कंप्यूटर पे, उसके सामने एक ब्लॉक, ठीक है, डिजिटल ब्लॉक जनरेट होके आएगा और उस ब्लॉक में क्या होगा, आपका एक वॉलेट होगा, ठीक है। उस ब्लॉक में एक वॉलेट होगा और उस वॉलेट में शुरू में इसने क्या किया, 50 बिटकॉइन, 50 BTC, 50 बिटकॉइन का रिवार्ड उसको क्या होगा, बतौर मिलेगा। जैसे आप उस सॉफ्टवेयर को रन कराओगे, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, ठीक है, कुछ कठिन गणितीय क्या है, आपके एल्गोरिथम है, वो रन करेंगे, वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करोगे आप, और जैसे उसको सॉल्व करोगे, आपका कंप्यूटर जैसे सॉल्व करेगा, तुरंत आपके सामने एक ब्लॉक जनरेट होगा और ब्लॉक जनरेट होते ही उस ब्लॉक में एक वॉलेट होगा और उस वॉलेट में आपका 50 बिटकॉइन आपको बतौर रिवार्ड क्या होगा, मिलेगा। जैसे नहीं होता है कि पेटीएम है, किसी फ्रेंड ने आपको रेफर किया, पेटीएम आपने इंस्टॉल किया और जैसे उस पर आपने अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, अपना पैन कार्ड डाला, आपको 100 रुपये कैशबैक क्या हुआ, मिला, तुरंत क्या होगा आपका, तो वो आसान होता है। यहाँ पे जो ब्लॉक, ये सॉफ्टवेयर जो लोग रन कराते हैं, उनका जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता है आपका। तो हम पहला तरीका यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहला तरीका क्या है आपका, बाई माइनिंग, ठीक है। याद करना जो पिछली जो स्लाइड थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे बाई माइनिंग, उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, माइनिंग के थ्रू, ठीक है, खनन के द्वारा कैसे आपको बिटकॉइन मिलेगा। तो बाई माइनिंग, खनन के द्वारा आपने खनन, जैसे कोल माइनिंग करते हो ना, वैसे माइनिंग यहाँ पे भी होती है, बट ये सॉफ्टवेयर है, वहां पे वो फिजिकल माइनिंग आप कर रहे होते हो, ठीक, सामने। तो जैसे आप उस कोड को रन कराओगे, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व करते हो, कंप्यूटर ही करता है। जैसे वो सॉल्व होगा, आपके सामने एक ब्लॉक जनरेट होकर आएगा, इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। वो जो कंप्यूटर उसको रन कराता है वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता और नियर टू सुपर कंप्यूटर होता है। ऐसा कंप्यूटर आप यूज करोगे तब जाके होगा। आप अपने कंप्यूटर पर लगाओगे ना उसको, वो उसको तो पहले तो रिजेक्ट कर देगा, आपका मशीन उसको सपोर्ट ही नहीं करने वाला है, ठीक है। तो नियर टू आपके सुपर कंप्यूटर की क्षमता वाला कंप्यूटर लगाओगे, वो उस सॉफ्टवेयर को रन कराएगा और उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कठिन गणितीय एल्गोरिथम है, सवाल है, उनको वो सॉल्व करेगा और ये आपको क्या होगा, मिलेगा ब्लॉक। इस ब्लॉक का एड्रेस होता है, ठीक है, इस ब्लॉक का एड्रेस होता है, वो एड्रेस 26 से 35 डिजिट का होता है और ये अल्फाबेट भी होता है, इसमें अक्षर भी होते हैं, अल्फाबेट एंड क्या होता है आपका, अंक भी होता है। तो 26 से 35 डिजिट का अक्षर अंक वाला एक एड्रेस क्या होता है, आपको मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, वहां पर जनरेट होके आता है, जो इस ब्लॉक का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर में वो ब्लॉक आ जाएगा और उस ब्लॉक का अपना क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। वो ब्लॉक क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। इस तरह से आपको 50 बिटकॉइन क्या हो गए, मिल गए। ये जो 26 से 35 डिजिट का आपको जो कोड मिलता है, इसी को यहाँ पे बिटकॉइन में क्या बोला जाता है, पब्लिक की, हम इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं पब्लिक की, इसको बोला जाता है। ये देखना यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, पब्लिक की प्राइवेट की पे क्वेश्चन पूछा था। तो पब्लिक की इसी को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं पब्लिक कुंजी, इसको बोला जाता है। जैसे आप ईमेल आईडी जनरेट करते हो, जैसे आपकी ईमेल आईडी है, आईडी आप बनाते हो, आईडी है आपका raj@gmail.com, gmail.com, ये है आपकी आईडी है। आप पासवर्ड भी कुछ रखते हो, पासवर्ड रखते हो, पासवर्ड रख दिया आपने raj123, ये पासवर्ड आपने रखा, ठीक है। ये जो आईडी आपकी दिख रही है यहाँ पे, यही क्या कहलाती है, आपकी पब्लिक की कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक की कहते हैं, पब्लिक की इसको आपका बोला जाता है, ठीक है। ये आईडी जो है ये पब्लिक आप कर देते हो, लोगों को बोलते हो कि ये मेरा मेल है, इस पे चिट्ठी भेज देना, इस पे मेल कर देना, ठीक है। और ये जो पासवर्ड होता है इसी को हम कहते हैं प्राइवेट की, प्राइवेट की इसको बोला जाता है, निजी कुंजी। ये आपके दिमाग में होती है, आपके पास होती है, या कहीं आप लिख के रख लेते हो इसको, ये आप किसी को नहीं बताते हो। तो ये पब्लिक करते हो, लोग आपको इस पे मेल भेजते हैं और फिर जब आप अपने जाते हो मेल पे लॉगिन करने के लिए, तो पहले पब्लिक की डालते हो, ठीक, आईडी, एंड देन पासवर्ड डालते हो, आपका मेल खुलता है और उसको क्या करते हो, रीड करते हो, और फिर आपको अपने मेल से किसी को भेजना होता है तो वहीं से क्या करते हो, सेंड करते हो, तो प्राइवेट की। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन कराते हो, तो जब आपका फार्मूला, आपका वो आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आपका कंप्यूटर सॉल्व कर रहा होता है, उससे पहले ये लोग आपसे प्राइवेट की क्या करते हैं, मांगते हैं, पासवर्ड आपसे मांगते हैं कि आप क्या पासवर्ड बनाना चाहते हो। जैसे कहीं पे आप जाते हो
तो आप जीमेल पे ही आईडी शुरू में बनाओ तो आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। ये पब्लिक की तो वो कंप्यूटर खुद जनरेट करेगा, वो सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करेगा, वो आपको नहीं देना होता है। यहाँ पे आईडी बनाते समय आप लिखते हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, वो सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करेगा। लेकिन जो प्राइवेट की है वो केवल आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा, वही चीज आपसे क्या होगी, वहां पे पूछी जाएगी। तो सतोशी नाकामोटो ने ये सॉफ्टवेयर क्या किया, आपका डिजाइन किया, और आपको पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होकर मिल जाता है, और वो ब्लॉक आपको मिल जाता है। उस ब्लॉक में एक वॉलेट 50 बिटकॉइन, अब आनंद लो, वो बिटकॉइन आपको मिल गया। अब इस वॉलेट से आप जिसको भी भेजना चाहो उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। लेकिन कंडीशन यह है कि सामने वाले के पास भी इसी तरह का एक ब्लॉक और उसके से जुड़ा एक वॉलेट क्या होना चाहिए। तो सतोशी नाकामोटो ने पहले बनाया था, तो जी भर के उसने पहले अपने क्या कर लिया, माइनिंग कर लिया, और कई ब्लॉक उसने जनरेट कर लिया। ऐसे 50-50 करके कई बिटकॉइन उसने अपने पास क्या कर लिए, रख लिए। फिर इसने ओपन किया, लोगों को दिया, लो तुम भी इसको सॉल्व करो और तुम्हें बिटकॉइन क्या होगा, मिलेगा। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी सॉफ्टवेयर को रन कराया, और जैसे वो सॉफ्टवेयर को रन कराया, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसकी भी एक ब्लॉक जनरेट होती है, और ब्लॉक का उसको पब्लिक की मिलता है, और उसमें जुड़ा हुआ वॉलेट और 50 बिटकॉइन साथ में उसको क्या होता है, रिवार्ड आपका मिलता है। अब ये जो नया बिटकॉइन नया ब्लॉक ये जो जनरेट होता है, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और ये जो जुड़ते हैं, जो नया ब्लॉक जनरेट होता है ना, वो लिनियरली जुड़ता है, वो हमेशा अपने पिछले वाले से, जस्ट उससे पहले जो जनरेट हुआ होता है उसी से वो क्या होगा, आपका जुड़ेगा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जुड़ता है। ध्यान देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अगर जो टाइम है 12:02 पे ये जनरेट हुआ, अगर जो इसको आपने सॉल्व किया, ये 12:03 पे हुआ ना, तो इसके बाद ही ये क्या होगा, आएगा, उससे पहले ये आ ही नहीं सकता। तो क्रोनोलॉजिकल एंड लीनियरली क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक चेन क्या होती है आपकी बनती है, तो इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज क्या होगी, आपकी डिफाइन होगी, ठीक है। फिर अगला व्यक्ति आता है, वो भी इस सॉफ्टवेयर को रन कराता है, उसको भी एक ब्लॉक मिलता है, प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया, ब्लॉक मिला। जैसे आप देखते होंगे आपके परिवार में आपके पापा बोलते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो या 10th का एग्जाम पास कर लो, हम आपको एक बाइक दे देंगे। सेम चीज यहां पे चल रही है, ठीक है। इसको भी एक मिला, इसको भी पब्लिक की मिल गई, ठीक, इसको भी पब्लिक की मिलती है। और प्राइवेट की तो इन लोगों के पास होता है, इन लोगों के दिमाग में होता है। प्राइवेट की कहीं यहाँ पे स्टोर नहीं होती है, केवल पब्लिक की होती है, और पब्लिक की सिस्टम खुद जनरेट करके देता है। प्राइवेट की आपको अपने दिमाग में रखना होता है। प्राइवेट की भूल गए ना तो फिर कहानी आपकी खत्म। क्योंकि अगर जो आपके बैंक में आपका अकाउंट है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, ध्यान देना, आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, तो इंटरनेट बैंकिंग में जो आईडी और पासवर्ड जो आप डालते हो वो उनके सर्वर पे स्टोर रहता है। आप भूलोगे तो ब्रांच पे जाओगे, वो आपको दे देंगे। लेकिन यहां पे कहीं पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है कि वहां पे आपका आईडी और पासवर्ड क्या हो, स्टोर हो। आपका आईडी तो इस ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है जो पब्लिक की है, लेकिन पासवर्ड कहीं पे स्टोर नहीं होता है। भूले तो गया सारा बिटकॉइन आपका, तो वो आपके दिमाग में होता है, या उसको आप कहीं लिख के रख लो, ठीक है। तो प्राइवेट की आपको मिल जाती है, आप जो डालते हो, एंड पब्लिक की वो खुद क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इस तरह से करके आपका नंबर आप ब्लॉक्स आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। लोगों ने जनरेट किया और बिटकॉइन पाना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास भी 50 बिटकॉइन, इनके पास भी 50 बिटकॉइन हो गया। ये भाई साहब इनको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि भाई तुमको चाहिए, किसी को चाहिए, तीन में से कोई एक उठ के आता है कि हाँ हमें चाहिए, तो कहते हैं ठीक है, तुम हमें हमारे अकाउंट में डॉलर तुम ट्रांसफर कर दो, या रुपया तुम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, 10,000 रुपए। मान लो कि इस समय एक बिटकॉइन की कीमत $58,000 है, तो तुम हमारे अकाउंट में $58,000 ट्रांसफर करो, हम तुमको एक बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं। तो पूछेगा कि कहां पे ट्रांसफर करोगे, तो बोलेगा कि एड्रेस दो ना। तो ये अपना पब्लिक की इसको देंगे, इस व्यक्ति को देंगे, और ये इनको एक बिटकॉइन देगा, और वो उनका जो अकाउंट है, ठीक है, जो बैंक का अकाउंट है, उसमें $58,000 ये भाई साहब इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। बिटकॉइन इस वॉलेट से वॉलेट गया, और बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट पैसा क्या होगा, आपके अकाउंट में आ गया। इस तरह से सेल एंड परचेज क्या होता है, आपका चलता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, जब ऐसा ही है तो फिर हम क्यों ना जनरेट करते रहे। सुपर कंप्यूटर की तो बात है ना, सुपर कंप्यूटर के टाइप का कंप्यूटर हम लगाएं और जनरेट करते रहे। दुनिया में पैसे वाले कमी थोड़ी ना, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर टाइप, मतलब उस कैपेबिलिटी का, नॉट एग्जैक्टली सुपर कंप्यूटर, उस क्षमता का कंप्यूटर लगा के ये तो बहुत जनरेट कर सकते हैं। तो फिर बिटकॉइन का रेट इतना ऊपर क्यों जा रहा है। तो सतोशी नाकामोटो ने बहुत दिमाग लगाया था, उसने बोला कि भैया ऐसा नहीं है, 21 मिलियन से ज्यादा, 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन आपका जनरेट हो ही नहीं सकता। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो लिमिट है बिटकॉइन की जनरेट होने की वो कितनी है आपकी, 21 मिलियन है, 21 मिलियन। और अभी तक 18.7 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुका है
ठीक है, 2.3 मिलियन रिमेनिंग है, 2.3 मिलियन रिमेनिंग है आपका बिटकॉइन जनरेट करना। अब जब इतना जनरेट कर लोगे ना 21 मिलियन, तो उसके बाद एक ना एक ब्लॉक जनरेट होगा, चाहे उसके बाद सुपर क्यों भी ऊपर वाला कंप्यूटर लगा दोगे तो भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमम लिमिट लगा के चला गया है। ठीक है, जो मतलब चला गया इन द सेंस दुनिया से नहीं गया है, अभी दुनिया में है, यहां से हट गया वो बंदा। ठीक, उसने बोल दिया कि 21 मिलियन मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है, बिटकॉइन आपका जनरेट हो सकता है। और ऐसा एवरेज माना जाता है आपका कि जिस तरह से माइनिंग चल रही है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ब्लॉक बढ़ते चले गए हैं, जितना ब्लॉक बढ़ेगा उतना ही कॉम्प्लेक्स वो होता चला जाता है। एग्जीक्यूशन जो आप कराते हो ना और ब्लॉक जनरेट करते हो, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ये बोला जा रहा है कि अभी से लेके 2020 जो चल रहा है, 100 साल में ये बाकी 2.3 मिलियन क्या होंगे आपके ब्लॉक जनरेट होंगे, इसमें सॉरी बिटकॉइन क्या होंगे आपके जनरेट होंगे। ये जनरेट होने में हो सकता है कि 100 साल क्या हो जाए आपका लग जाए, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं उतना टाइम आपका लगेगा नहीं। तो ये मैक्सिमम 21 मिलियन है आपका। जैसे रुपया है, जितना चाहो उतना प्रिंट कर लो, लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है आपकी। आप आरबीआई का जो रूल देखोगे, आरबीआई एक्ट देखोगे जाके, तो वहां पे रुपए आप प्रिंट कर सकते हो, वहां पे है। खैर मार्केट में तमाम ऐसा कंफ्यूजन है आपका कि रुपए भी लिमिट है, इतना ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जितना चाहो प्रिंट आप कर सकते हो, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जो लिमिट है वो अलग है, रुपए प्रिंट करने में जो लिमिट है वो अलग है। लेकिन एक तरह से मानो तो कोई लिमिट आपकी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 21 मिलियन है, तो अब भाई जब 18.7 मिलियन आपका जनरेट हो चुका है, तो अब अगर जो आपके पास कोई सामान है वो 10 ही है संख्या में, वो सामान केवल 10 ही है संख्या में, और उसको चाहने वाले अगर जो 100 आ जाए, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। सबको पता है कि 21 मिलियन है, 19 मिलियन के करीब तो हमने जनरेट ही कर लिया। अब जो है उसी में हमें खरीदना और बेचना है। जब लिमिटेड है तो उसका डिमांड तो बढ़ ही रहा है, रेट क्या होगा आपका इसका बढ़ेगा। और लोग सेफर साइड सोच लिए हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कहीं पकड़े जाएं, वो फिजिकल फॉर्म में होता है, घर में रेड पड़े पकड़ा जाए। लेकिन इसमें अगर जो इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिजिकल फॉर्म में वो पकड़ नहीं सकते, आपके दिमाग तो खोल के आपका प्राइवेट की वो लेंगे नहीं आपका। ठीक है, कोई ट्रैकिंग इसका रिकॉर्ड तो है नहीं, इसीलिए लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका प्राइस और क्या हो रहा है आपका उछल रहा है, रेट क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो 21 मिलियन मैक्सिमम ये जा सकता है इस तरीके से। तो ये यहां पे जो ब्लॉक आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, जनरेटिंग द ब्लॉक इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, ये ब्लॉक को जनरेट करना क्या कहते हैं हम, माइनिंग कहते हैं। इसी को कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की क्या हो रही है आपकी माइनिंग हो रही। तो पहला तरीका जो होता है माइनिंग, माइनिंग करके आप ब्लॉक जनरेट करिए, आपको बिटकॉइन क्या होगा आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। और ये जो लिंक है इन्हीं को हम क्या कहते हैं आपका चेन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। तो यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस तरह से ब्लॉक क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं। और ये जो आपके पब्लिक की और जो प्राइवेट की होते हैं ये भी सिक्योर्ड होते हैं, इनको क्रैक करना इतना आसान नहीं है। अभी मैं उस एंड पे आऊंगा तो मैं आपको वहां पे क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीज क्या है आपकी सिक्योर है। तो पहला तरीका हो गया माइनिंग करके आप क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है आपको बिटकॉइन लेने का। बिटकॉइन लेने का जो दूसरा तरीका आपका है वो ये है, इसको मैं यहां पे हटा रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो तरीका बिटकॉइन पाने का है बाई वॉलेट। ठीक है, अब देखो वॉलेट में क्या होगा यहीं से हम समझ लेंगे। पहला तरीका हो गया। दूसरा जो है आपका बाई वॉलेट। वॉलेट में क्या है कि जिसने इस माइनिंग करके इसको अपना एक ब्लॉक जनरेट किया है, ठीक है, तो कंपनी है जैसे वजीर एक्स है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने माइनिंग करके ब्लॉक क्या किया, जनरेट किया। ठीक है, वो करते क्या है, इसी ब्लॉक से कनेक्टेड तमाम एक अलग से अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसी ब्लॉक से कनेक्टेड तमाम छोटे छोटे वॉलेट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वॉलेट, डिजिटल वॉलेट क्या करते हैं आपके, जोड़ देते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो रिकॉर्ड वो होता है यहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन वो एक अपना एक और रिकॉर्ड बना लेते हैं, एक अलग कॉपी ले लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे 100 बिटकॉइन है, इस हम वॉलेट में रखा हुआ है, ये 100 बिटकॉइन हमारा अकेला नहीं है, इसमें से एक बिटकॉइन फलाने का है। ठीक है, ये एक्स हो गए, एक बिटकॉइन वाई का है, एक बिटकॉइन किसका है, जेड का है। तो आप वॉलेट कंपनी जैसे वजीर एक्स है, इनका सिंपल क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, आप इनको मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहां से परचेज करके आप अपने पास क्या कर लीजिए, ला लीजिए। लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, माइनिंग। आपको पता नहीं है, आप कहोगे कि सर हम मोबाइल में चला लेते हैं, वो पहले ही क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा होगा, हम तो मोबाइल में ही खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, आप कह रहे हो कि सुपर कंप्यूटर के नियर कैपेबिलिटी वाला कंप्यूटर यहां पे चाहिए इसको
प्रोड्यूस करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को आपके सामने लेकर के आने के लिए। तो उस क्षमता का चाहिए, तो हम तो मोबाइल में चलाते हैं, तो मोबाइल में जो चलाते हो ना वो बाई वॉलेट, वो दूसरा तरीका होता है। जो ऑलरेडी जो कंपनी आपको सेल कर रही है, ठीक है, वो या उसकी कोई और पेरेंट कंपनी है जो ये माइनिंग करके ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है, जो आपके बस की बात नहीं थी ऐसा करना, तो वॉलेट के थ्रू आप लेके आ सकते हो। तीसरा जो तरीका होता है इसमें बाई काउंटर। कुछ लोगों ने कुछ देशों में स्टोर खोल रखा है। स्टोर पे आप जाओगे ना तो एक पेपर लेते हैं और ये जो पब्लिक की है ना उसी का होलोग्राम उस पेपर पे क्या करते हैं, वो छाप देते हैं और आपको दे देते हैं, और प्राइवेट की लिख के आपको दे देते हैं। कहते हैं प्राइवेट की याद रखना, ये होलोग्राम है, कहीं पे भी ले जाके किसी को भी कहीं पे भी सेल करना होगा वो दे देना, और प्राइवेट के साथ में उसको सौंप देना, वो उतना पैसा आपको क्या करेगा, दे देगा। तो क्या कहते हैं, बाई काउंटर भी आप इसको, काउंटर के थ्रू बाई काउंटर भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो पहला मोड पेपर हो गया। कहीं कहीं पे क्या किया गया, मेटल धातु लिया गया, जैसे कॉइन होता है, उस पे उन्होंने ये जो पब्लिक की है उसको क्या कर दिया, उस पे छाप दिया और प्राइवेट की आपको दे दिया। प्राइवेट की दिमाग में रखिए और पब्लिक की आप, वो होलोग्राम है, स्कैन कहीं पे भी हो गया वो ले लेगा। तो मेटल के थ्रू भी भेजते हैं। कहीं कहीं पे इन्होंने पेनड्राइव में ये जो आपका पब्लिक की है वो पेनड्राइव में दे दिए और प्राइवेट की भी उसी में रख के आपको दे दिए, बोले कि आप इतना रुपया दे दो और ये पेनड्राइव लेके जाओ, इसमें इतने बिटकॉइन की वैल्यू का सारा कुछ है, किसी को भी देना, ठीक है, वो आपको जो उस समय बिटकॉइन की कीमत होगी रुपए में या डॉलर में, वो उतना क्या करेगा, आपको पे कर देगा। लेकिन मेन क्या है आपका, ये माइनिंग वाला ही है, यहीं से ये जनरेट होता है। बाकी लोग कोई वॉलेट अपना कोई चेंज करके पेपर, मेटल या इस फॉर्म में क्या कर रहा है, दे रहा है। इस तरीके से आपके पास क्या होता है, ये बिटकॉइन आता है। और यही क्या होती है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या होती है आपकी, कहलाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में टू जनरेट अ ब्लॉक इज कॉल्ड माइनिंग, एक डेफिनेशन बनता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक को उत्पन्न करना क्या कहलाता है आपका, माइनिंग कहलाता है, खनन कहलाता है, ठीक है। अगर जो आप देखो तो ब्लॉकचेन है क्या आपका, ये टेक्नोलॉजी है क्या, इट इज अ रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी। यह रिकॉर्ड को रखने की एक तकनीकी, आप देख लेना, इस बंदे ने जनरेट किया, इसका रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है, इस बंदे ने जनरेट किया, इसका रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है, इस बंदे ने जनरेट किया, इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यानी जो वो करेंसी है उसका पूरा रिकॉर्ड इन ब्लॉक में क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, जो एक चेन फॉर्म में है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट्स अ रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी। यह रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी, रिकॉर्ड को रखने की क्या है, तकनीकी है। एक और डेफिनेशन निकल के आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर होता है, ठीक है। यह एक ऐसा बही खाता होता है जो बटा हुआ होता है और विकेंद्रीकृत होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें अंतर समझना, जैसे बैंक है आपका, बैंक का जो सर्वर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पर डिसेंट्रलाइज आपका नहीं है सर्वर, ठीक। जैसे एसबीआई है, एसबीआई ने अपना एक सर्वर मुंबई में बना दिया, एक सर्वर दिल्ली में बना दिया, तो उनके जितने भी ब्रांच है, तो कुछ ब्रांच का डेटा यहां पे, कुछ ब्रांच का डेटा क्या है, यहां पे है। डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। उन सबको एक से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। एक गया ना इसमें से एक सर्वर, तो ये सारा का सारा सर्वर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करना बंद कर देगा वो, ठीक है। किसी ने हैक किया ना, अगर जो एक को हैक किया तो सारा क्या हो जाएगा, साथ में क्या होगा, आपका हैक हो जाएगा। बट यहां पे ये सब एक दूसरे से क्या है, अलग है, सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन जुड़े हुए भी हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इस ब्लॉक में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, तो कहोगे कि सर ये तो इसके बारे में पूरा जान जाएगा, तो भैया वो पब्लिक की बस होता है वहां पे, और पब्लिक की वो किसका है पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो अल्फान्यूमेरिक कोड होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, पता ही नहीं चलता वो किसका है आपका, हो सकता है राम का, हो सकता है वो श्याम का हो। तो तुमको पता चलेगा कि इस तरह का पब्लिक की मेरे में भी दिखा रहा है, इस पब्लिक की के पास इतना बिटकॉइन है आपका, ठीक है। और उसी बेच पे वो उनको रिक्वेस्ट भेज देगा कि भैया हमको बिटकॉइन चाहिए, आपको अगर जो मर्जी हो तो दे दो, तो अपना प्राइवेट की डाल के आपको ट्रांसफर कर देंगे, आप उनको पैसा क्या करोगे, सेंड कर दोगे। इसको पता है कि इस पब्लिक की के पास इतना है, लेकिन वो पब्लिक की किसका है ये नहीं पता है आपको, ठीक है। अब 007, अब आप अपना नाम राम है और आपने मार्केट में 007 कर रखा हुआ है कि 007 ये सारा काम कर रहा है। अब लोगों को पता नहीं है 007 कौन है, तो पता लगाने पे चलेगा कि हाँ वो तो राम का कोड है आपका। इस तरह से क्या हो रहा है आपका, ये चलता है। तो एसबीआई का सर्वर डिसेंट्रलाइज आपका पूरी तरह से है नहीं, एक जगह हुआ तो सब गड़बड़ होगा। हैकिंग का वहां पे चांस क्या होता है आपका, वहां पे आसान होता है, बट खैर वो भी इतना आसान नहीं है। इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट सिक्योर्ड फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है माना जाता है, लेकिन उससे भी, लेकिन वो उसको क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है, वो नियर पॉसिबल है, लेकिन इसको क्रैक करना ना
नियर इम्पॉसिबल है। कैसे आपका कि सबके बारे में सारे ब्लॉक में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अब हैकर कोई आएगा और बीच में इसमें अगर जो घुसना चाहे, बीच में अगर जो घुसना चाहे ना, यहाँ पे सोचे कि हम एक ब्लॉक जनरेट कर दें, ठीक, और बीच में अपने आप को इंपर्सोनेट कर दें फॉल्स करके, इनका बिटकॉइन क्या करें हम ले लें, तो कोई बीच में यहाँ एंट्री कर ही नहीं सकता। जो भी करेगा उस टाइम के बाद जो लास्ट में रहेगा, लास्ट ब्लॉक, उसी में क्या होगा, जुड़ेगा। अच्छा, जब वो जुड़ेगा ना तो ये जितने भी ब्लॉक है वो क्या करेंगे आपके, जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप वहां पे जुड़ोगे नहीं। कोई भी एक रिजेक्ट कर दिया ना तो फिर आपकी कहानी खत्म, आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक, और आपका ब्लॉक वहां पे जनरेट नहीं होगा जब वो प्रॉब्लम आप एग्जीक्यूट करा रहे होते हो। तो किसी को इसमें गड़बड़ लगा कि ये आदमी अपने आप को फॉल्सली हमारे बीच लेकर के आ रहा है ना, वो रिजेक्ट कर देगा, आप वहां से क्या हो जाओगे, हट जाओगे, आपका कोई वहां पे एग्जिस्टेंस होगा नहीं, तो एंट्री करना ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन हमारा जो सर्वर एसबीआई का है, पीएनबी का है, एक जगह एंट्री करोगे फिर सारा कुछ आपके कब्जे में आ जाएगा, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक भी डिनाई कर दिया ना तो फिर आप पूरा का पूरा वहां से खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस सबकी क्या है यहाँ पे जरूरी है। पब्लिक लेजर इसलिए बोला जा रहा है कि आपका रिकॉर्ड इसके पास भी है, इसका रिकॉर्ड इसके पास भी है, तो पब्लिक लेजर हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सब अलग अलग जगहों पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब ऐसा नहीं कि इसको बिगाड़ दोगे तो ये बिगड़ जाएगा, नहीं, ये अपने उस पे रहेगा, इसको बिगाड़ोगे जब ये एक्सेप्ट करेगा कि इसका बिगड़ना, तभी ये फाइनल क्या होगा, सब कुछ चेंज होगा। नहीं तो एक ने भी रिजेक्ट किया तो सारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एसबीआई के सर्वर में ऐसा है कि एक जगह गड़बड़ हुआ ना तो सारा एक साथ क्या हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर होता है। एक लोक बही खाता होता है जो बटा हुआ होता है और विकेंद्रीकृत होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, और क्या होता है जिसका केंद्रीकरण कुछ होता नहीं। तो इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है। और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला में बोल रहा था, इस सॉफ्टवेयर में जो रन कराया जाता है उसी को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, आपका प्रूफ ऑफ वर्क क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं, वो जो होता है मतलब कार्य का प्रमाणन, कार्य का प्रमाणन या प्रमाणन कार्य। जो प्रूफ ऑफ वर्क, वो जो फॉर्मूला है, जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तब जाके आपको ब्लॉक क्या होगा, मिलेगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस निकल के आती हैं। ब्लॉक क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, तो जनरेटिंग द ब्लॉक इज कॉल्ड माइनिंग, ब्लॉक को जनरेट करना माइनिंग कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग तकनीकी है, रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है। दूसरा डेफिनेशन निकल के आया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर है। तीसरा मैंने प्रूफ ऑफ वर्क बताया। प्रूफ ऑफ वर्क इसमें क्या बोलते हैं, तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसी को प्रूफ ऑफ वर्क क्या कहते हैं, बोलते हैं। पब्लिक की प्राइवेट की आया, पब्लिक की सबको पता हो, प्राइवेट की आपका होता है, ठीक। और यही यूपीएससी ने 2020 प्रीलिम्स में आपका पूछा था, पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में। तो ये जो परिभाषाएं हैं आप कॉपी में कहीं लिख लेना, मैंने कई बार बोला हूं, ठीक, इनको लिख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अब ये जो इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहां पे डेवलप करी, ठीक है, इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो यहां पे डेवलप करी, इसका क्या फायदा है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं। किस उद्देश्य से इन्होंने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ये तो कुछ पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्यों ऐसा सतोशी नाकामोटो ने किया। अब इस टेक्नोलॉजी का थोड़ा बेनिफिट एक बार समराइज कर दूं मैं, और वही बेनिफिट आगे इनके लिए तो बेनिफिट था लेकिन सरकार के लिए ये दिक्कत किया, और अभी जो रेगुलेशन आपका हो रहा है इस पे, जिस पे बात चल रही है, वो बिल आपका आ रहा है, ठीक है। तो बेनिफिट में ही आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसका लाभ अगर जो हम देखें तो पहला जो बेनिफिट है, पहला जो लाभ है कि आपको ये ट्रांजैक्शन फीस से, ठीक है, अंतरण जो फीस है, अंतरण शुल्क, ट्रांजैक्शन फीस, उससे क्या करता है, बचाता है। पैसा एक जगह से दूसरे जगह भेजो, तो जैसे आप पीएनबी से, बैंकिंग सिस्टम हो, पीएनबी से एसबीआई में भेजोगे, तो मैंने आपको बताया एनईएफटी या आरटीजीएस के कुछ चार्जेस क्या होते हैं, लगते हैं। यहां पे क्या होता है, ऐसा कुछ चार्ज आपका नहीं लगता है। इसने पैसा यहां से उठा के यहां पे क्या कर दिया, सेंड कर दिया, विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी। जैसे आपको पीएनबी से एसबीआई में पैसा अगर जो भेजना है, पीएनबी से एसबीआई में अगर जो पैसा भेजना है, तो पैसा पहले आरबीआई के पास जाता है, और फिर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई उस पैसे को उठा के एसबीआई वाले अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफर करती है, जिसमें आप भेजते हो। यहां पे किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीयर टू पीयर, इसी को क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, इसी को क्या बोलते हैं, आपका ट्रांजैक्शन बोलते हैं या ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब एक पीयर ने दूसरे पीयर को पैसा क्या किया, भेज दिया, ठीक। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते, तो ट्रांजैक्शन फीस बच गया आपका।
टाइम बच गया, तुरंत पैसा अकाउंट में जाता है। एनईएफटी करो, आधे घंटे टाइम लग जाते हैं आपके, अभी आधा घंटा कर दिया। आईएमपीएस में तो खैर तुरंत पहुंच जाता है। तो इसमें तो पैसा क्या है, इंस्टेंटली तो पहुंच ही रहा है, टाइम तो ले नहीं रहा है आपका। एंड दूसरा फायदा क्या है, कोई ट्रांजेक्शन फीस आपकी नहीं लग रही है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या किया था, आपका जनरेट किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सचेंज रेट का जो शॉक होता है, एक्सचेंज रेट का जो शॉक, एक्सचेंज रेट शॉक, विनिमय दर का, विनिमय दर का जो झटका होता है, झटका, ठीक है, उससे क्या करेगा, ये आपको बचा देगा। ठीक, जो ये रेट चेंज होता है, अगर जो आपको अमेरिका से कुछ मंगवाना है तो बोलिए हम 10 बिटकॉइन तुमको भेज रहे हैं, तुम हमें ये सामान वहां से क्या करो, भेज दो। तो उसको नहीं रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर डॉलर को उसको सेंड करो, फिर वो आपको पैसा देगा। तो कमीशन, एक्सचेंज रेट की जो कमीशन होते हैं वो भी क्या होंगे, आपके बच जाएंगे। एक्सचेंज कमीशन, जो विनिमय दर, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा आपका कमीशन, जो शुल्क है, विनिमय शुल्क, उससे भी आप बच जाओगे, उसको भी आपको नहीं पे करना होगा। 1 से 2% देते हो, और जो टाइम लगाते हैं, और नहीं तो तमाम सरकारों ने उस पर भी आपका एक लिमिट लगा रखा है, इससे ज्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो वो भी दिक्कत होगी, उससे भी इसमें क्या होगा, आप बच जाओगे। अगला फायदा इसका ये है कि आपका ये सिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड है, काफी ये सुरक्षित है। इसको क्रैक करना, इसको ब्रेक करना बहुत कठिन है। मैंने बताया आपको कि एसबीआई का सर्वर एक बार हैक हो सकता है, इनके जो सर्वर है वो लोगों के पास ही पड़ा हुआ है वो सर्वर, ठीक है। अगर जो उसको ब्रेक करना है तो फिर सबकी सहमति चाहिए, और उसमें एक को भी लग गया कि ये कुछ मैलिशियस बंदा है, ये इसका इंटेंशन सही नहीं है, वो आपको डिनाई किया ना, तो फिर आपका जो ब्लॉक जनरेट हो रहा था वो वहीं प्रोसेस रुक जाएगा और फिर आप वापस हो जाओगे, ठीक है। तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक। तो ये क्या है, आपका सुरक्षित है। अगर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल में, ई कॉमर्स में करोगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट और ज्यादा मिलने वाला है। इस टेक्नोलॉजी को लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मैं अभी फायदे को बस इतने पे ही क्या कर रहा हूं, रोक रहा हूं। और भी फायदे हैं और इससे नुकसान भी है, ठीक है। तो जो नुकसान और फायदा है, अभी जब मैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूंगा, सरकार क्यों ये बिल लेके आ रही है, वहां पे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इन लोगों को ये फायदा दिखा था और बिटकॉइन बनाया था, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है आपकी, इस तरीके से काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो करंट मुद्दा आपका न्यूज़पेपर में चल रहा है यहाँ पे, कि सरकार क्यों इसको नियंत्रण इस पे लेकर के आ रही है, वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग द रेगुलेशन बिल। ये जो 2021 है आपका, डिजिटल करेंसी, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को रेगुलेट एंड क्रिप्टो करेंसी को साथ में रेगुलेट करने का जो बिल है, क्या कारण है उसके, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो जो नियम है आपका, नियंत्रण या विनिमय, जो नियंत्रण है, नियंत्रण विनिमय के पीछे या नियंत्रण के पीछे कारण, क्या कारण है, तो नकारात्मक, सरकार ने बोला कि इसके नकारात्मक बहुत प्रभाव हैं इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के, इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के नकारात्मक बहुत प्रभाव है, ठीक। सरकार ने इसको काउंट कराना शुरू किया, और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी मैं अभी आगे क्या करूंगा, बताऊंगा। सकारात्मक, क्योंकि बिल लाने के पीछे कारण, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। 2020 जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया, 2020 में लोगों ने जबरदस्ती इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि गोल्ड और इसमें लोग पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट है, बैंक से बहुत ज्यादा ब्याज तो मिल नहीं रहा है, इसलिए लोगों का इधर की तरफ इंटरेस्ट क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो आरबीआई ने पहला रीजन ये बताया कि इसका कोई लीगल टेंडर नहीं है, वैधता, ठीक है, कोई वैधता नहीं है। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनकी कोई वैधता नहीं है, हमारी सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम इसको कैसे बतौर करेंसी अपने देश में इसको चलाएं, ठीक है, नहीं चला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव तो किया नहीं है, और नहीं हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूवल के पीछे तमाम कारण है। कारण इन्होंने बोला कि इसकी कोई वैधता तो है नहीं, ये फियाट करेंसी तो है नहीं, डूबा तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। और इस बेसिस पे आरबीआई इनको नहीं दे रही है, बोल रही है कि इनका लीगल टेंडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी करेंसी, कोई भी आपकी जो मनी की जो डेफिनेशन होती है उसमें
4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पे मनी क्या होती है आपकी डिफाइन होती है, जिसमें एक होता है कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये हम मनी इसको मान नहीं सकते, कारण ये है कि हमारे वहां ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं। आप मार्केट में इसको देख के सब्जी नहीं खरीद सकते, भाई सब्जी वाला भी आपसे नहीं लेने वाला है। दूसरा क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू की क्या है इसमें प्रॉब्लम है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है कि बिटकॉइन की कीमत किसी दिन बढ़ रही है, किसी दिन घट रही है। जैसे 100 रुपए का, आरबीआई ने ये लॉजिक दिया कि 100 रुपए का जो नोट है, जो आज उस पर 100 रुपया लिखा हुआ है, 10 साल बाद भी उस नोट की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। लेकिन इनमें तो पता ही नहीं चल रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो उसकी जो मानक है, ठीक है, जो उसमें वैल्यू है, मूल्य है, ठीक है, वो उसको संरक्षित कर ही नहीं रहा है, अपने मूल्य को ये संरक्षित कर ही नहीं रहा है, अपने मान को ये संरक्षित कर ही नहीं रहा है। तो कैसे हम मान लें, इसका उसका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन आपका हो रहा है, ठीक है, रेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अच्छा, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लोग चला रहे हैं वो आरबीआई की इस लॉजिक को स्टोर ऑफ वैल्यू जो है आपका, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका जो लॉजिक है आरबीआई का, आरबीआई बोल रही है कि इनमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, ठीक है, मूल्य संरक्षण, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, मूल्य संरक्षण नहीं है। तो हम कैसे इसको करेंसी एक्सेप्ट कर ले, क्यों, क्योंकि बोल रही है आरबीआई वेरी कर रहा है। अच्छा, जो इसके काउंटर वाले हैं, जो इसको चला रहे हैं जो कंपनी, वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल तो स्टोर ऑफ वैल्यू बिटकॉइन में ही आपको दिख रहा है, इन क्रिप्टो करेंसीज में ही एक्चुअल स्टोर ऑफ वैल्यू है। रुपया महंगाई बढ़ा तो उसकी तो वैल्यू ऐसे कम हो जानी है, रुपए की वैल्यू। आज 100 रुपए में आपको अगर जो 2.5 किलो आलू मिल रहा है, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद केवल 2 ही किलो 100 रुपए में आलू मिले। 100 रुपए की तो वैल्यू कम हो गई, स्टोर ऑफ वैल्यू तो उसका कम हो गया अगर जो वस्तु और सेवाओं में देखो। जबकि बिटकॉइन में क्या है, इसका तो बढ़ ही रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू तो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आरबीआई दूसरे टर्म में समझा रही है, ये लोग दूसरा लॉजिक क्या कर रहे हैं वहां पे दे रहे हैं। इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और नहीं स्टोर ऑफ वैल्यू होने की वजह से इसको हम लीगल टेंडर नहीं दे सकते, और नहीं इस पे लीगल टेंडर है आपका। इसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, आपका रिजेक्ट करेंगे। ये आरबीआई की तरफ से पहला क्या हुआ, लॉजिक आएगा। अतः दूसरा लॉजिक आरबीआई ये भी दे रही है कि मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, उसमें आरबीआई आपके बीच में जो पैसे हैं उसको मेजर करती है, एंड देन अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई चलती है। अगर जो पब्लिक के बीच में पैसा ज्यादा है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है ताकि पैसे का फ्लो कम हो और लोग चीजों को कम खरीदें, महंगाई क्या हो आपकी कम हो। मतलब छीनती नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके आपको कंट्रोल करती है। तो अगर जो इसको बतौर करेंसी चला दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने, तो भाई ये तो लोग अपने जनरेट कर रहे हैं, अपने चला रहे हैं, इनका क्या ठीक ठिकाना है, ये कितना जनरेट कर दे। 10,000, चलो बिटकॉइन तो 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट हो सकता है आपका, बाकी जो करेंसीज है वो भी जनरेट होना शुरू हो जाए। 10,000 अभी है, हो सकता है कल 12,000 प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आ जाए, और सब आ जाए इस मार्केट में। हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलाएं, किसी और बेसिस पे अपने रुपए को आकलित करके हम चलाएं अपनी मौद्रिक नीति को, और इनकी करेंसी आके वस्तु और सेवाओं को खरीद के उसकी डिमांड बढ़ा के महंगाई बढ़ा दे, तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और हमारा जो महंगाई है उन दोनों का रिलेशन आपका बन ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद ये भी बोला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी चीज आ रही है कि भाई इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई ट्रैक तो हो नहीं रहा है केवाईसी के। कहीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी दे रहे हो तो वो लोग आपसे केवाईसी तो करवा नहीं रहे, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड ले, और जितना आप खरीद बेच रहे हो, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाए, और फिर जो प्रॉफिट खरीदने बेचने पे हो रहा है उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स क्या हो आपका मिले। या ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे किसी ने आपको सैलरी बिटकॉइन में देना शुरू कर दिया, तो बिटकॉइन जब आपको रुपए में सैलरी मिलती है कहीं पे, तो देखना उस पे टीडीएस कटता है, ठीक है, उस पे क्या होता है आपका टीडीएस कटता है। जो टीडीएस कटेगा तो जो गवर्नमेंट है उसको अंदाजा लग जाता है टीडीएस के हिसाब से कि आपकी इनकम एक साल की इतनी हुई है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें टीडीएस काट के आपको सैलरी क्या कर रहा है, आपका ट्रांसफर कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ये बिटकॉइन में कोई आपको सैलरी दे तो टीडीएस कहां से कटेगा, और फिर कहां पे उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक, और फिर आप टैक्स दोगे नहीं तो फिर हमारी सरकार कैसे चलेगी, सरकार का कामकाज कैसे चलेगा आपका। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, वित्तीय नीति, दोनों डिस्टर्ब हो रही थी, सरकार की भी और आरबीआई की। क्यों, क्योंकि ये करेंसी तो है नहीं, तो हमने इसको लीगल टेंडर दिया नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, ये सारा आपका दिक्कत आ रहा है। इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, रेगुलेट करना होगा। अच्छा चलो, सरकार ने, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का दिया, फिर सरकार ने अपने टैक्स का दिया वहां पे, और लीगल टेंडर की कहानी सुना दी। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का, ये स्टेटमेंट मतलब एक तरह से इंस्ट्रूमेंट आपका बन गया है, धन शोधन
यह यंत्र बन के रह गया है, धन शोधन यंत्र आपका ये बन के रह गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन में क्या है, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना, यही तो है धन शोधन आपका, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। जैसे आपने कहीं पे 1000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी जनरेट किया। ब्लैक मनी क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसपे कोई आप टैक्स ना पे कर रहे हो, जिसको छुपा रहे हो। ब्लैक का मतलब ये नहीं कि वो जाली और वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका बस इतना ही मतलब होता है, नोट ओरिजिनल ही होते हैं, पैसे ओरिजिनल ही होते हैं, बस उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया होता है, वो चोरी का पैसा आपका एक तरह से कहलाता है। जैसे आप IAS अधिकारी हो, ठीक है, और आपने किसी का काम कराया, उसने आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो उस पर तो आप गवर्नमेंट को टैक्स देने जाओगे नहीं, टैक्स देने जाओगे पूछेगा कहाँ से आए 1 करोड़ रुपए, फिर आपको जवाब देना होगा, पकड़े जाओगे, सस्पेंड होगे, तो वो आप छुपा के रखते हो, वो ब्लैक मनी है। अब हम उसको व्हाइट करना है, अब बोलना है कि ये हमारे मेहनत की कमाई है, तो ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बन गया था धन शोधन का, ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने का। कैसे, जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ो और बोलो कि तुम बिटकॉइन का वॉलेट वजीर एक्स से लो, कंपनी से लो वॉलेट, और उसमें 1 करोड़ रुपए जो मैं दे रहा हूं इसका बिटकॉइन क्या करो, खरीद लो। बिटकॉइन उसने खरीद लिया, अपने वॉलेट में रख लिया 1 करोड़ रुपए का। अब उसने उसको 10 दिन बाद क्या किया, सेल किया, और सेल करने के बाद वो पैसा वहां से ले आया। या आप ही हो, आप अपना IAS अधिकारी हो, ठीक है, आपका अपना बेटा है, उससे आपने बोल दिया कि तुम अपने नाम से ये लो, या आप अपने नाम से ही वॉलेट ले लिए और आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वहां से बिटकॉइन लिया, ठीक है, और फिर 1-2 बार ऐसे बेच के बिटकॉइन आपने खरीद लिया, फिर आप उसको अपने बैंक में डालोगे, और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे पूछेगा कि कहां से 1 करोड़ रुपए आया, इतनी सैलरी नहीं है आपकी, तो आप वहां पे बोल सकते हो बड़ी आसानी से कि हमने बिटकॉइन में बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, क्योंकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, ट्रैक तो ये करते नहीं है, कब खरीदा कब बेचा आपका, तो हमने बेचा और खरीदा था, पहले का था आपका, ठीक है, तो वो मेरा वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि बिटकॉइन आपका भी देख लो, पिछले साल ही जो था, पिछले साल जनवरी 2021 की मैं बात करूं, तो 30,000 आपका एक बिटकॉइन की कीमत आपकी $30,000 थी, अभी बढ़ के कितनी हो गई, $58,000 हो गई। तो 6 महीने में आप बता सकते हो कि हमने इन्वेस्ट किया था 10-20 हजार अपनी सैलरी से बचा के किया था, वो करोड़ों हो गया आपका, ठीक है। तो फिर उसको अब वो उनके पास तो कोई जवाब होगा नहीं कि हाँ भाई बिटकॉइन का रेट तो बढ़ ही रहा है, ऐसा इन्होंने किया होगा। तो धन शोधन का, ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट करने का बहुत बढ़िया क्या बन गया, ये तरीका बन गया। ये भी गवर्नमेंट को डर है कि भैया ये ब्लैक को व्हाइट कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, आप सोचो करप्शन का बहुत बढ़िया सोर्स बन जाएगा। आप जैसे आपने प्री और मेंस क्वालिफाई कर लिया और किसी से बात किया कि 10 लाख रुपए देंगे और हमें इंटरव्यू में इतना मार्क्स दिलवा दो UPPCS में, ठीक है, तो अब वहां पे बात चल रही है, तो कोई ऑफिसर डर के मारे रुपया तो लेगा नहीं, कहाँ उसको खर्च करेगा, पकड़ा जाएगा, काफी गवर्नमेंट आपकी टाइट हो गई, तो आप कहोगे कि हम बिटकॉइन में ही दे देते हैं। आपने 10 लाख रुपए के बराबर बिटकॉइन खरीदा, उनको बिटकॉइन उठा के ट्रांसफर कर दिया, अब उसका कोई ट्रेस होता नहीं, पैन कार्ड से तो लिंक है नहीं, तो पता नहीं चलेगा। करप्शन का बहुत बड़ा ये क्या बन रहा था, आपका सोर्स बन रहा था। टेरर फाइनेंसिंग, ये बहुत बड़ा मुद्दा सरकार के सामने आ रहा था कि जो आतंकवाद है उसको वित्तीय सहायता यहां से मिलना शुरू हो गया था। कैसे, जैसे आपके हैं पाकिस्तान में लोग, भाई साहब लोग, ठीक है, वो जो आते हैं और इधर ब्लास्ट करते हैं आपके, ठीक, ये लोग, इनको पैसा अगर जो इंडिया में आएंगे ब्लास्ट करने के लिए, वहां पे किसी ने भेजा कि भाई जाओ मुंबई में ब्लास्ट करके आओ, कश्मीर के रास्ते तुम्हें एंट्री कराते हैं। अब कश्मीर से लेके मुंबई जाने में, अच्छा ब्लास्ट करवाने के लिए वहां से आके तो डायरेक्टली करोगे नहीं, जरूर 2-4 लोकल का सहायता चाहिए, ठीक है, लोग मिलते भी हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उनकी भी सहायता आपको चाहिए। तो भैया, और बाकी जो चीजें खरीदनी है आपको, खर्चा पानी, अब इंडिया में तो इंडियन रुपीज चाहिए, अब वहां से कैसे आएगा। अगर जो जाली नोट है तो गवर्नमेंट काफी आपकी टाइट हो गई है, जाली नोट पकड़ा जाता है, डॉलर लेके आओगे कहीं पे भी रखोगे, कुछ ट्रेस होगा, पकड़ा जाएगा, कहीं एक्सचेंज हुआ वो पकड़ा जाएगा, रिकॉर्ड में होगा। तो क्या करें, बिटकॉइन वहां से किसी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया और फिर यहाँ पे बिटकॉइन बेच के रुपया ले लिया और उस रुपए से अपना पूरा कर रहे हैं जो भी करना है, ब्लास्ट। तो टेरर फाइनेंसिंग का ये बहुत बड़ा क्या बन गया था आपका, ये वित्तीय सहायता देने का एक बहुत, भाई उधर से वर्ल्ड लेवल पे लोग ब्लॉक किए जा रहे हैं, इस टेररिस्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं ये आतंकवादी है, इसका सारा अकाउंट क्लोज करो। अकाउंट क्लोज हो गया, बिटकॉइन तो नहीं क्लोज कर रहे हैं ना, उसका तो रेगुलेशन नहीं है ना आपका, तो वो दिक्कत हो जाएगी इंडिया में। अगर जो इसको आप चला रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो सरकार ने ये लॉजिक दिया कि टेरर फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा क्या हो गया था, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बन गया था। ये नकारात्मक पॉइंट। अगला नकारात्मक पॉइंट ये दिया गया आपका कि यूथ्स मनी इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है, जो युवा हैं, युवाओं का पैसा गलत हाथों में जा रहा है।
गलत हाथों में इसलिए जा रहा है, किसी तरह से लोग नौकरी पा रहे हैं। अब सबकी इच्छा होती है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए, इतना ल्यूक्रेटिव है, यहाँ इन्वेस्ट करिए, कुछ ही समय बाद पैसा काफी बढ़ेगा और आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अब इसकी वजह से युवा इसकी तरफ बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनी ने एनालिसिस किया था, बोला था कि 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं, पब्लिक जो है इंडिया की इन्वेस्ट की है, उसमें से मैक्सिमम 90% की जो संख्या वो 21 से 35 की उम्र के हैं। आपके एज जो उनकी है 21 से 35 की उम्र है, उसके 35 वर्ष की उम्र के हैं। यंग पीपल इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन ये बबल हुआ, आपका बबल हुआ जिस दिन और मार्केट में इसकी वैल्यू गिरी, उनका सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, आपका उड़ जाएगा। सारा का सारा पैसा क्या होगा, आपका उड़ जाएगा। तो युवाओं का पैसा गलत हाथों में, गलत आपके क्या कर रहे हैं, ये दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको ये ल्यूक्रेट कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट करो, एक दिन गड़बड़ हुआ तो सारा पैसा आपका चला जाएगा। लोग बैंक से लोन ले लेके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत रॉन्ग स्टेप है, इससे अपने आप को बचाइए, क्योंकि जिस दिन ये बबल हुआ गया ना, वो दिन पता नहीं है कब कैसा होगा। मे बी ये कुछ अभी महीनों तक आगे बढ़ता रहे, लेकिन ये डाउन होगा आपका, इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके वहां से नहीं, दूसरे देश की जो सरकारें हैं इसको बैन करेंगी, और बैन करेंगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसका रेट अपने आप क्या होगा, डिमांड घटेगी तो रेट घटेगा, आपका पैसा क्या होगा, जाएगा, डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है। अगला क्या है, ये अनप्रोडक्टिव एसेट है आपका। ये पैसा अगर जो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक में आपने पैसा जमा किया, तो वो पैसा क्या होता है आपका, लोन में बढ़ता है। लोन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है, माना जाता है। अच्छा, ये पैसा जो आपका बैंक में है ये डूबेगा तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। अप टू 5 लाख इंश्योरेंस है आपका। ठीक है। आपको डर है, आपके पास 20 लाख रुपए है, तो आप सोच रहे हो कि हम एक बैंक में 20 लाख जमा करेंगे तो 5 ही लाख तो मिलेगा, बैंक डूबेगा। तो आप 4 बैंक में रख दो ना, दुनिया भर के बैंक है, हर जगह 5-5 लाख रख दो, 5-5 लाख आपका सब जगह से मिल जाएगा, आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है। तो मिडिल क्लास की चिंता क्या है आपकी, ज्यादा है। सरकार को मिडिल क्लास की चिंता यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि हमारे वहां गरीबी से उठ के अब धीरे धीरे लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। और पैसा अगर जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया और डूबा तो फिर क्या होगा आपका, कि पैसा उनके हाथ से जाएगा। और दूसरा अनप्रोडक्टिव एसेट है, वो बिटकॉइन में वो एक गैम्बल, एक जुआ है, बस उसका वैल्यू बढ़ रहा है, वो कहीं इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा है, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है आपका, जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे सरकार जो होती है गवर्नमेंट, वो अपने आप को बैंक से लोन लेने से भी बचती है, बोलती है कि क्राउड आउट हो जाएगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट वहां पे क्या करता है आपका, काम करता है। ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट वहां पे काम करता है, क्योंकि सरकार ये बोलती है कि हम बैंक से अगर जो उधार लिए तो बैंक प्राइवेट कंपनीज को उधार नहीं दे पाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो सरकार यहां से उधार लेने से बचती है, और जबकि उल्टा हो रहा है, ये पैसा जो बैंक में आना चाहिए ये कहां जा रहा है, सीधे अनप्रोडक्टिव एसेट में क्या हो रहा है आपका, जा रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है हम यहां से बचाते हैं कि लोन न ले, प्राइवेट कंपनी को जाए, इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये तो पूरा का पूरा पैसा जो बैंक में आना चाहिए वो कहां पे जा रहा है आपका, तो ये आपके अनप्रोडक्टिव एसेट में जा रहा है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अच्छा, शेयर मार्केट में इवन पैसा हो जाता है ना, तो सरकार को दिक्कत होती है। सरकार ये चाहती है कि पैसा बैंक में रहे, शेयर मार्केट में भी ना जाए। लेकिन अभी भी शेयर मार्केट इस बिटकॉइन से क्या है आपका, बेहतर है। शेयर मार्केट अभी बिटकॉइन से बेहतर है, क्योंकि किसी ना किसी कंपनी का ही शेयर आप खरीदोगे, और आईपीओ अगर जो आप खरीदते हो तो वो पैसा तो कंपनी के पास जाएगा ना, कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन जब दोबारा शेयर बिकता, खरीदा जाता है, तो भी एक तरह का गैम्बलिंग होता है, अनप्रोडक्टिव एसेट वो भी क्या होता है आपका, काउंट होता है। ये तो उससे भी बड़ा वाला है आपका। तो सरकार इसकी वजह से रेगुलेशन को लाने के बारे में सोच रही है कि इन सब चीजों से हम क्या करें, अपने लोगों को बचाएं, और ये जो अनप्रोडक्टिव उसमें पैसा ये जा रहा है उसको हम क्या करें, प्रोडक्टिव आपका बनाएं। सरकार इवन ये भी चाहती है कि लोग गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किए वो ऐसे पड़ा हुआ है आपका, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है आपका, जनरेट हो रहा है। तो ये तो और बड़ा क्या है आपका, दिक्कत है। अच्छा, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पर्यावरणीय क्षरण ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, विद्युत जो उपभोग है, इसमें विद्युत उपभोग बढ़ने की वजह से पर्यावरणीय क्या होती है आपकी, क्षति होती है। कैसे पर्यावरणीय क्षति होती है, जो सुपर कंप्यूटर जो माइनिंग के लिए इसमें लगाए रहते हैं ना, और जो कंपनी वाले ये जो अपना चला रहे हैं ये ब्लॉक जनरेट करके, हमेशा वो आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, और कंप्यूटर इतनी ज्यादा क्षमता का होता है, वो पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मैक्सिमम कोल, थर्मल पावर प्लांट है, कोल बर्निंग,
वहां से आपका क्या होता है कि तमाम सॉक्स और नॉक्स जनरेट होते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं। इसीलिए बीच में सुना होगा एलन मस्क ने बोला कि टेस्ला जो कार है आप बिटकॉइन से खरीद सकते हो, लेकिन बाद में उस बंदे ने वापस कर लिया। उसने अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया था, बाद में उसने वापस किया। बोला क्या कि इसकी वजह से जैसे हम इसमें, भाई वो बड़े उद्योगपति हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पैसा अगर जो एलन मस्क ने वहां पे इन्वेस्ट किया तो और ज्यादा इसकी डिमांड बिटकॉइन की बढ़ेगी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएगी। बिटकॉइन जैसे ही और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आएंगी, जब वो करेंसी आएंगी तो फिर उतने ही कंप्यूटर चलेंगे, उतने ही सॉफ्टवेयर, उतने ही आपके डेटा स्टोरेज आपके चाहिए। भाई ये जो डेटा स्टोर यूट्यूब पे आपका होता है, तो ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज को हमेशा चलते रहना पड़ता है ना, और उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो तो ऐसा तो है नहीं कि केरोसिन ऑयल से चल रहा है या पानी से वो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? मोस्टली वो थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है। तो उस बंदे ने वापस लिया, बाद में उसको एहसास हुआ कि पोल्यूशन इसकी वजह से क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इतने नकारात्मक पॉइंट हैं जिसकी वजह से, और भी हैं बट दीज आर द मेन नेगेटिव पॉइंट, जिसकी वजह से सरकार क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन लेकर के आ रही है। और सरकार ने बोला हम इसको बैन तो नहीं करेंगे और न ही इसको करेंसी बतौर एक्सेप्ट करेंगे, हम इसको बतौर क्या एक्सेप्ट करेंगे, आपका एसेट, संपत्ति। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बट किसी सामान को खरीदने और बेचने में हम इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब बतौर करेंसी इसको नहीं हम आगे बढ़ने देंगे, कभी हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी हम इस पे लीगल टेंडर देंगे नहीं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा नहीं। और स्टोर ऑफ वैल्यू की तो दिक्कत इसमें ऑलरेडी है आपकी, जैसा कि आरबीआई ने बोला है। तो उन्होंने बोला हम इसको रेगुलेट करेंगे, नहीं बैन करेंगे और नहीं करेंसी के रूप में इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यूएस है, उन्होंने इसको संपत्ति बतौर एसेट क्या किया, एक्सेप्ट किया। यूएस ने बोला है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये करेंसी नहीं हो सकता, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता। बल्कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, भारत सरकार ने ये बोला है कि आपको क्रिप्टो करेंसी रखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हम रुपए को ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसके लिए भी इस बिल में आने वाला है आपका। कैसे वो आएगा, किस तरीके से होगा, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे यहां पे ब्लॉक जनरेट हो रहा है, वैसे वहां पे आरबीआई उसको, जैसे यहां पे सतोशी नाकामोटो है, वहां पे आरबीआई होगी, आरबीआई सॉफ्टवेयर बना के रिलीज करेगी, बैंक एग्जीक्यूट कराएंगे, वो रुपए को जनरेट करेंगे और आप वहां पे अपना वॉलेट बनवाओगे, ठीक है। सेम प्रोसेस वही होगा, वही चीज क्या होगी, चलेगी। तो इससे रुपए की सिक्योरिटी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, रुपए की सुरक्षा क्या होगी, बढ़ेगी। हैकिंग वैकिंग की दिक्कत, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक में तमाम प्रॉब्लम आई थी, बीच में अटेम्प्ट किया गया था एचडीएफसी बैंक में, वो दिक्कत यहां से क्या होगी, आपकी खत्म होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको ला रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या करिए, यहां से हटाइए, ठीक है। गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलकर इसको हटाने के लिए रेगुलेशन लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए बिल आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब बात आती है सकारात्मक पॉइंट, क्यों ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आपके लिए क्यों जरूरी है। जो इसको एक्सेप्ट करने की बात बोल रहे हैं कि हाँ इसको बतौर करेंसी अपने वहां चला दीजिए। सरकार और आरबीआई ने बोला कि हम इसको नहीं लेके आएंगे बतौर करेंसी, लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो क्या इसका पॉजिटिव सकारात्मक व्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इससे क्या होगा कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी या एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में आएगी, वैकल्पिक मुद्रा के रूप में काम करेगी, जिससे महंगाई नियंत्रित होगी, ऐसा बोला जा रहा है। जो इसको लाने के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि इसको एसेट नहीं, इसको बतौर करेंसी क्या करिए, लेकर के आइए। आरबीआई से ऐसा रिक्वेस्ट आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे ने इतना ज्यादा वहां की करेंसी जो है प्रिंट करा कि करेंसी लोगों के पास बहुत ज्यादा मुद्रा हो गई, लोग, महंगाई क्या हो गई, हाथ से निकल गई, बिलियन ऑफ परसेंटेज इन्फ्लेशन क्या हुआ, आपका बढ़ा। जैसे भारत में ही रुपया एकदम प्रिंट करके, मैंने बोला कि प्रिंट पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिंट करते समय ध्यान रखा जाता है कि महंगाई कितनी है, जीडीपी कितनी है आपकी, ठीक। लेकिन अगर जो आप चाहो तो जितना चाहो प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके अगर आपको 1-1 करोड़ रुपया, सबके पास 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, और भाई जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो लिमिटेड है। अब जब जैसे आपके हाथ में पैसा आएगा 1 करोड़, सोचोगे कि यार एक बढ़िया सा क्या करते हैं कि बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज खरीदते हैं। अब लोग मर्सिडीज की डिमांड, सबके पास करोड़ों होंगे, सब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज खरीदना शुरू कर देंगे आपके। अब इनकी डिमांड बढ़ेगी,
जैसे डिमांड बढ़ेगी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो ये 30 लाख 35 लाख में आपके मिल रहे हैं, 40 लाख में मिल रहा है, ठीक है, वही चीज क्या होगी, रेट बढ़ेगा और 1-1 करोड़ का मिलना शुरू होगा। जो 1 करोड़ आपके पास है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको 1 करोड़ में उसका एक पहिया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे, वो चीजों को खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी और तुरंत महंगाई क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। और फिर कोई नौकरी तो करेगा नहीं, नौकरी, पैसा आ गया तो नौकरी क्यों करेगा, प्रोडक्शन अपने आप डाउन होगा, प्रोडक्शन गिरा और चीज बन नहीं रही है और डिमांड बढ़ रही है आपकी, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़नी। यही जिम्बाब्वे में हुआ था, उसने इतना ज्यादा प्रिंट किया अपने वहां करेंसी कि करेंसी लोगों के पास ज्यादा हो गया, 1 बोरा लेके जा रहे हैं तो 1 किलो आलू लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बोला जाता है ये कि अगर जो इंडिया में करेंसी आपकी रुपया है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रिंट करोगे तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू कम होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर जो प्राइवेट करेंसी रहती है तो आपको अपनी करेंसी प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप वो प्राइवेट करेंसी के थ्रू ही लोग तमाम सामान को खरीद लेंगे, रुपए की वैल्यू वैसे की वैसी क्या होगी, बनी रहेगी। तो भैया ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में भी तो यही हो जाएगा ना, जब ज्यादा प्राइवेट करेंसी आ जाएंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे चीजों को, तो डिमांड तो बढ़नी है, नहीं रुपए से तो प्राइवेट करेंसी से खरीद रहे हैं, महंगाई तो बढ़नी है। तो ये लॉजिक शॉर्ट टर्म तक काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म काम नहीं करता है। और यहां पे मिल्टन फ्रीडमैन एक मॉनेटरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, उनका एग्जांपल इन लोगों ने दे दिया यहां पे कि वो हमेशा बोला करते थे कि मोनोपोली हमेशा, जो एकाधिकार होता है, मोनोपोली जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेंजर होता है, उसको आप कभी भी इकोनॉमी में डेवलप ना होने दे एकाधिकार को। मतलब हर चीज एक ही के पास ना हो, मतलब जैसे नोट का या करेंसी का केवल अधिकार सेंट्रल बैंक के पास है, वही उसको जारी करते हैं, वही सारा कुछ देखते हैं, तो एक के पास ना हो और लोगों के पास होना चाहिए, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, रेट आपका कंट्रोल रहेगा। तो ये सब दलील जो है वो भी इतना सॉलिड है नहीं जो इसके पक्ष में लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये दलील वैसे भी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें लिख लेना हेडिंग में कि अल्पकाल के लिए ये चीज इस तरीके से क्या होगी, आपकी काम करेगी। टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट, ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है और इसको तो आरबीआई भी एक्सेप्ट कर रही है कि टेक्नोलॉजी जो इसके पीछे की तकनीकी है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आरबीआई ने बोला है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हम बना रहे हैं वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। मैंने बताया कि जो डिजिटलाइज सर्वर है ना, इसका सबको तोड़ोगे तब जाके आपका लक्ष्य क्या होगा, पूरा होगा। और कोई एक डिनाई करेगा ना, वो तुरंत जो हैकर है बीच से उसको हटना पड़ेगा, उसका फेल कर जाएगा सारा का सारा सिस्टम आपका। तो सिक्योरिटी बहुत है। यहां पे ट्रांजैक्शन फीस, अगर जो आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और वो भी ब्लॉक का ऐसे इजाद करती है ना, तो पीयर टू पीयर ट्रांसफर होगा। ट्रांजैक्शन फीस जो अभी आईएमपीएस एनईएफटी जो लगता है वो 0 हो जाएंगे आपके। एंड एक्सचेंज रेट का जो है आपका एक्सचेंज फी, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कारण ये है कि अगर जो हमारी जो करेंसी डिजिटल फॉर्म में आ जाए, तो हम जब अमेरिका घूमने जाएंगे, ठीक है, या हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उनके पास भी हमारी डिजिटल करेंसी हो, वो फिजिकल रूप में तो उसको नहीं रखना चाहते हैं, नोट और कॉइन के रूप में नहीं रखें क्योंकि उनके वहां चलेगा नहीं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में उसको रख सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में अगर जो है तो रखने में क्या है, जब तक जरूरत है रखो, नहीं तो उसको सेल करके अपना क्या करो, निकल लो, उसको डॉलर में लेके अपना काम करो। तो अगर जो इस तरह के वर्चुअल क्रिप्टो फॉर्म में आ जाएगी हमारी भी करेंसी, रुपया भी आ जाएगा आपका, रुपया वर्चुअल में तो मिल जाता है देखने को, वॉलेट के थ्रू मिल जाता है, बट क्रिप्टो फॉर्म में है नहीं। अगर जो वो उस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हमें हर जगह एक्सचेंज, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए तो आरबीआई बोल रही कि हम इस पॉजिटिव चीजों को कंसीडर करके हम अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को हम क्या करेंगे, आपका बैन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको इससे पहले वाले उसमें समझा चुका हूं कि क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट आपका है। कि मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन फीस, सिक्योरिटी, वो सारा जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा था तो वहीं पे वो सारी चीज क्या हो गई थी, आपकी समझ में आ गई होगी, वो सारा जो लास्ट वाला पॉइंट आपका था, ठीक। तो इस तरीके से सरकार इसको नहीं पूरी तरीके से बैन कर रही है, न ही इसको करेंसी के बतौर एक्सेप्ट कर रही है, इस पे रेगुलेशन लेकर के आ रही है। अब बिल में क्या है, क्या क्या चीजें हैं आपकी, वो जब बिल आएगा इसी विंटर सेशन में गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करेगी। जब बिल आएगा तो हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि बिल में क्या क्या है। लेकिन जैसा मैंने बोला ऑलमोस्ट कुछ इसी तरीके की चीज वहां पे आनी है। तो ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, क्यों सरकार रेगुलेट कर रही है, क्या क्या इसके फायदे, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ मैंने इसमें इस लेक्चर में पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस कर दिया, ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग
अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।